हेलो बच्चों, क्या तुम भी जीरो से हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो बनना चाहते हो? इस चैप्टर को अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए सेट करना चाहते हो? तो बिल्कुल सही वीडियो को तुमने क्या किया है, क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हमारे आसपास पदार्थ क्लास 9th का हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिल में और दिमाग में छपने वाला है। ये इतना सरल करके मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारे एनिमेशंस और बहुत सारे पिक्चर्स का यूज करके पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर तुम्हारे डीएनए में जाके सेट हो जाने वाला है। आने वाले जनरेशन को भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद ये पढ़ा सकते हो। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि ये साइंस का पहला चैप्टर है। तो थोड़ा सा विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान में हम पढ़ते क्या है, तब हम इस चैप्टर पे आएंगे और इस चैप्टर को पूरे मजे से पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाना चालू कर दो और ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहो, अंत तक देखना, पूरा का पूरा अंत तक देखना, पूरा का पूरा। ये चैप्टर तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं छप गया तो भाई जो कहना सो कहना। विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि मतलब कोई भी प्रकृति में घटना हो रहा है ना, तो उसका क्या कारण है। मतलब जैसे कि सूर्य हमें लाल दिखाई देने लग गया, दोपहर में हमें कैसा दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है। सुबह में लाल दिखाई देता है ना, फिर शाम होते होते फिर लाल होने लग जाता है। मतलब कोई भी प्राकृतिक घटना है, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। आखिर वो लाल दिख क्यों रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विज्ञान में हम क्या करते हैं, किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण को समझने की कोशिश करते हैं, यही ना। हाँ, तो सबसे सरल परिभाषा यही होगा कि किसी भी प्राकृतिक घटना के कारणों को अवलोकन करना। अवलोकन मतलब उसको समझना, है ना, अवलोकन या समझना, तथा उसके बारे में भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी भी करते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें पता लग गया कि वर्षा क्यों हो रही है, तो भाई हमने देखा कि जिस दिन वर्षा हो रही है उस दिन आकाश में कुछ काला काला सा मंडरा रहा है, यानी जिसको हमने बादल कहा, है ना। फिर हमने देखा कि जब बादल लगता है तो वर्षा होता है। तो अब ये हमें कारण पता लग गया कि वर्षा होने के कारण क्या है, बादल का लगना, है ना। हमने उसको समझ लिया। फिर आप भविष्यवाणी करते हैं कि जब भी बादल लगना शुरू होता है तो हम बोलते हैं कि शायद अब बारिश होगा। तो विज्ञान में यही ना करते हैं, किसी भी चीज का कारण हम पता करते हैं। अगर तुम सपोज रोड पे जा रहे हो, है ना, और कुत्ता काटने पड़ गया, तो उसका भी कारण है कि वो क्यों काट रहा है ना। तुम बीमार पड़ गए तो उसका भी कारण है ना। जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो भाई उसका क्या कारण है। तो आज हमें पता है कि एक वायरस होता है जो हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे कि हमें सर्दी और क्या होता है, जुकाम होता है ना। तो इस तरह से विज्ञान में हम किसी भी चीज के कारण को पता करते हैं। यही सरल परिभाषा है, और बुकों में अलग अलग परिभाषा देगा। अब चूंकि विज्ञान अपने आप में इतना बड़ा है कि हमें उसको क्या करना होगा, विभाजित करके पढ़ना होगा। यानी एक तरह के चीजों को एक अलग सब्जेक्ट बना के पढ़ना होगा। इसीलिए तुम्हारा जो विज्ञान है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स। उसके बाद तुम्हारा क्या है, रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, है ना, केमिस्ट्री। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, है ना। मतलब जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, और भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति का जो अपना नियम है, जैसे कि प्रकृति का नियम है कि जिन दो वस्तुओं में द्रव्यमान होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि सूर्य और हमारी जो पृथ्वी है एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है ना। तो भौतिकी या भौतिक विज्ञान में हम लोग फिजिक्स, जिसको फिजिक्स कहते हैं, प्रकृति के नियम का अध्ययन किया जाता है। तुम्हारे विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि रसायन विज्ञान का चैप्टर है। और रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के संरचना के बारे में, कि जो भी पदार्थ हम प्रयोग कर रहे हैं या जो पदार्थ हमारे आसपास पड़ा है उसकी संरचना कैसा है। जैसे कि तुम चीनी ही खाती हो तो चीनी बना कैसे है, पानी पीती हो तो पानी कैसे बना है। तो आज हमें पता लगा है कि पानी हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो पानी की संरचना है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो
जो रसायन विज्ञान होता है, जो केमिस्ट्री होता है, उसमें हम इसी का तो अध्ययन करते हैं। अरे बात समझ में आया? तो चलो, तो हम लोग पहला चैप्टर है तुम्हारा मतलब रसायन विज्ञान का ही चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे आस पास के क्या पदार्थ, इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर यानी हमारे आसपास में जो मैटर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं। तो कोई भी वस्तु है ना जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये पेन क्या है तुम्हारा, पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जब इसको तर्जुआ पे है ना तौलोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, भी 10 ग्राम चाहे 20 ग्राम, है ना। और ये जगह भी घेर रहा है। जगह घेरना मतलब क्या होता है, आयतन। देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु का यह बताता है कि वो कितना भारी है कि हल्का है ना। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। और जो आयतन होता है ये बताता है कि वो कितना जगह घेर रहा है ना। कई किताबों में यहाँ पे आयतन ना देकर यही बोलता है पदार्थ का परिभाषा कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह घेरता हो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। यहाँ पे आयतन ही लिखो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आयतन का मतलब ये होता है कितना वो जगह घेर पा रहा है। जो वस्तु जितना जगह घेरेगा उसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए बताओ, किसका आयतन ज्यादा है, रिमोट का आयतन ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा जगह घेर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम सब जगह घेरते हो भाई, जिस बेंच पे बैठे हो, जहां पे बैठे हो वहां पे दूसरा कोई थोड़े बैठ सकता है, क्योंकि वहां का जगह तुमने ले लिया। तुम सब में द्रव्यमान है, पूरा बेंच कुर्सी जो भी देख रहे हो सब में द्रव्यमान है। सूर्य, तारे, चांद, तारे, ये सब के सब क्या है, तुम्हारे पदार्थ है ना। पदार्थ के उदाहरण क्या हो जाएगा तुम्हारा, उदाहरण क्या दे दोगी? हाँ, कोई भी वस्तु मतलब उदाहरण दे सकती है, कुर्सी, टेबल, इवन जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, तारे, ये सब के सब पदार्थ है ना। तुम्हारे आसपास जो भी चीजें देख रही हो या नहीं भी देख रही हो, जैसे कि हवा, हवा को भी हम नहीं देख पाते हैं, तो हवा भी क्या होता है, हवा में भी द्रव्यमान होता है और हवा भी जगह घेरता है। जब तुम किसी गुब्बारे को फुलाते हो, है ना, तो गुब्बारे को फुलाते हो तो उसमें हवा ही ना होता है जो कि उसको जगह घेरने के लिए फैला देता है ना। जो हवा होता है उसी के हिसाब से वो बैलून क्या करता है, जगह घेरता है। तो यानी हवा भी एक पदार्थ है। हवा में वो बात अलग है कि हवा में द्रव्यमान कम है, लेकिन हवा भी क्या है तुम्हारा, एक पदार्थ ही है ना। तो पदार्थ का परिभाषा ये याद रख लेना, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और क्या हो, आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है केजी होता है, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। लेकिन आम जीवन में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं लीटर। क्या यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं। तेल वगैरह, दूध वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं वो लोग क्या कहलाता है, लीटर ही तो कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये सब पदार्थ के उदाहरण है। बर्फ के टुकड़े, ये नींबू, ये ग्लास, यहाँ पे पानी, ये जो बोट चला रहा है, पेड़ पौधे, बैलून, ये सब चीज क्या है, पदार्थ के ही क्या है, उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हमें पढ़ना है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ की भौतिक स्वरूप, पदार्थ की क्या पढ़ना है, भौतिक स्वरूप पढ़ना है। तो भौतिक स्वरूप क्या होता है, देखो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप यह है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है ना। दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कणों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, है ना। ये पूरा जो दीवार दिख रहा है, इसको तोड़ो, इसमें से क्या निकलेगा, ईंट निकलेगा। ईंट को और तोड़ो और वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। उस कण को और ग्राइंड कर दो, है ना, पाउडर जैसा हो जाएगा और सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाएगा। तो दुनिया का हर चीज, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो हिमालय पहाड़ क्यों ना हो, सारे के सारे सूक्ष्म कण से बने होते हैं। इसको कैसे हम सत्यापित करेंगे, तो तुम्हारे बुक में एक उदाहरण दिया है कि तुम्हें क्या करना है कि एक बीकर लेना है, और इस बीकर में तुम्हें क्या करना है कि पानी भर देना है। क्या भर देना है, पानी भर देना है। और उस पानी का जो स्तर है, कितना ऊंचाई तक पानी है, उसको चिन्हित कर देना है, कोई पेंट लगा के या कुछ भी लगा के
उसको चिन्हित कर दो ऐसे बीकर में कि कितना ऊंचा वो पानी है ना। अब देखो इसके कण, पानी के कण दिखाई नहीं देते, यहाँ पे पानी के कुछ कण दिखाया गया है। कह रहा है कि लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, है ना, लाख गुना आवर्धित करोगे, आवर्धित यानी उसको इतना जूम करोगे कि ये दिखाई देगा। हालांकि रियलिटी में दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें बता रहा है कि मान लेते हैं ये सब जल के कण हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जब इसके ऊपरी स्तर को चिन्हित कर दी और उसके बाद इसमें तुमने क्या डाला, क्या डाला, नमक डाला। तो जैसे ही नमक डालोगे थोड़ा सा पानी का स्तर बढ़ेगा, बहुत थोड़ा ही, लेकिन थोड़ा सा पानी खसक के ऊपर आएगा। बताओ क्यों जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा ऊपर? हाँ, क्योंकि नमक जगह लेगा, जो नमक गया है या जो भी चीनी तुम डाले हो वो जगह ले रहा है, तो वहां का पानी किधर भागेगा, ऊपर भागेगा। भाई नमक भी तो पदार्थ है ना। लेकिन जैसे ही नमक तुमने घोला वैसे ही जो पानी का स्तर ऊपर भागा था फिर वापस उसी चिन्हित जगह पे आ जाएगा जहां तुमने चिन्ह लगाया था, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि ये जो नमक है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे ही वो घुला, इसका मतलब वो कहाँ गया, नमक क्या हो गया, भूत हो गया, हाँ, कि चुड़ैल बन गई? बताओ, तो नमक कहाँ गया, हाँ, नमक जल में फैल गया, हर जगह फैल गया। यानी नमक, इसका मतलब यह कि ये जो नमक है ना छोटे छोटे कणों से बना था जो कि घुलकर पानी में फैल गया, यही ना पता चलता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि जो नमक है, नमक के छोटे छोटे दाने जो हम देख रहे हैं ये भी अभी सूक्ष्म कण से बना है ना। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से कई उदाहरण दे सकती हो यह बताने के लिए कि पदार्थ सूक्ष्म कण से बना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरीके से यहाँ पे देखो, दूसरा जो भौतिक स्वरूप की बात कर रहा है, पहला तो समझ में आ गया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से क्या होता है, बना होता है। दूसरा बोल रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये सूक्ष्म कण तो होते हैं, लेकिन ये कितना सूक्ष्म होते हैं, तो ये अति सूक्ष्म होते हैं। इतना सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना के परे होते हैं। यानी पदार्थ, पहली बात, पदार्थ क्या है, पदार्थ एक ऐसा वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और क्या हो, आयतन हो, है ना। पदार्थ का भौतिक स्वरूप हमें पढ़ना है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप यह है कि वह सूक्ष्म कण से बना होता है, और यह सूक्ष्म कण इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कैसे, जरा समझो। इसके लिए दूसरा एक क्रियाकलाप तुम्हारे बुक में दिया है कि तुम्हें क्या करना है। ये मैंने ला दिया पोटेशियम परमैंगनेट, तुम लोग मुझे याद नहीं दिलाई। एक्सपेरिमेंट में बोल रहा था कि करा दूंगा, कल मुझे आते ही याद दिलाना। कल ये एक्सपेरिमेंट, हाँ कल ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हें क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उसमें 100 ml पानी ले लेना है ना। उसमें ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसके जो रवे होते हैं, रवे यानी दाने जो होते हैं, क्रिस्टल, इंग्लिश में क्रिस्टल कहते हैं, इसके जो दाने होते हैं 2-3-4 दाने इस पानी में डालना है। जैसे ही 2-3-4 दाने पानी में डालोगी, पूरा का पूरा पानी बैंगनी रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा, भंटे के कलर का। भंटा, ये 2-3 दाने इसमें डालोगी तुम, पूरा का पूरा पानी बैंगनी हो जाएगा। अब क्या करना है ना कि इसमें से 10 ml पानी निकाल के फिर स्वच्छ पानी में, है ना, फिर से मतलब अलग से पानी लो, इसमें 90 ml ही पानी लो, ठीक है। और उसमें फिर ये 10 ml डालो, फिर ये कितना बन जाएगा, 100 ml। तो तुम क्या देखोगे कि ये इतना ही, देखो हमने किया 2-3 दाने डाला, वो 2-3 दाने सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर पूरे पानी को बैंगनी कर दिया, है ना। फिर हमने इनमें से कुछ कण उठाया, यानी जो टूटे फूटे कण है ये तो बिखर गए इसमें, उनमें से कुछ कण को उठा के जब इसमें डाला, ये और बिखर रहे हैं, यानी ये और टूट रहे हैं, और टूट के ये पूरे पानी को फिर से बैंगनी कर दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब इसमें जो कण आए हैं वो भी विभाजित हो पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो बड़े बड़े कण थे वो विभाजित हुए ही, इसमें जो और सूक्ष्म कण हैं वो भी विभाजित हो रहे हैं और पूरे पानी में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। फिर इसमें से 10 ml फिर एक यही बार बार करेंगे। अंततः हम देखेंगे कि 8, 9, 6, 7 या 8, 9 बीकर को हम इस तरह से रंगीन बना सकते हैं, है ना। यानी इसमें अब जो कण आ रहे हैं क्या वो अब नहीं टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, तभी तो अब पूरा पानी में फिर फैल रहे हैं। इसमें जो कण आ रहे हैं वो भी अभी टूट रहे हैं। यानी ये टूटते 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 एक समय आएगा
कि अब ये ऐसा स्थिति में जाएगा कि हमें अब ये दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी यानी हम एक समय आएगा कि हम कहेंगे ये टूट टूट कर इतने सूक्ष्म हो जा रहे हैं कि ये दिखाई देना क्या हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, है ना। इससे पता लग रहा है कि ये जो कण है, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है और ये सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्थिति बनेगा जब ये दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तुम देखो ना ध्यान से, कलर क्या होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। कलर क्या होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये टूट टूट के फैल रहे हैं। अब इसमें से हम फिर 10 ml निकाल के जब अगले वाले बीकर में डालेंगे तो और ज्यादा टूटेंगे और ज्यादा फैलेंगे। एक समय आएगा कि ये विभाजित हो के विभाजित होने की प्रक्रिया खो देंगे। यानी एक समय आएगा कि ये इतना सूक्ष्म हो जाएंगे कि दिखाई देना भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी कुल मिला के हमने अभी तक से यही पढ़ा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, है ना, और ये सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक कुल मिला के अभी तक से तुम्हें दिमाग में यही रखना है कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या होता है, आयतन होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है और यह सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के इन कणों का, है ना, अभिलाक्षणिक गुण पढ़ना। अभिलाक्षणिक गुण कहने का मतलब है कि उनमें ये गुण हमेशा होता है, यानी उनका अपना ये गुण है ना। जैसे कोई भी पदार्थ लोगी तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो द्रव्यमान पदार्थ का अपना उसका अभिलाक्षणिक गुण है, यानी उससे अलग नहीं है, उसी का अपना है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से जो भी पदार्थ है वो कण से बने होते हैं और इन कणों में ये गुण हमेशा रहता है। पहला गुण यह है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या ये रिक्त, जब हम इन कणों को नहीं देख सकते हैं तो रिक्त स्थान को भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमें प्रयोग करके बताना होगा, प्रयोग करके बताना होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या प्रयोग करेंगे, वही चीनी वाला प्रयोग करेंगे। भाई चीनी या नमक ले लो, एक बीकर में पानी ले लो, उसमें चीनी या नमक डालो, स्तर बढ़ेगा। जैसे ही तुमने क्या किया, चीनी या नमक घुला दोगे तो स्तर वापस वहीं पे आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि चीनी पानी के कणों में समा गया, है ना। चीनी पानी के कणों में क्या हो गया, समा गया। अच्छा तुम ऐसे समझो कि मान लेते हैं तुम लोग अभी आती हो, ई रिक्शा से आती हो, तो ई रिक्शा में मुश्किल से कितने लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे, है ना। 6 लोग बैठेंगे, 2 लोग पीछे, 4 लोग पीछे, 2 लोग आगे, है ना। अब उसमें अगर उसमें हमें सपोज एक घोड़े को ढुकाना है, 6 लोग बैठ गए फिर भी हमें उसमें घोड़े को ढुकाना है, तो क्या ढुक सकता है? हाँ तो ढुक सकता है। इधर से ढुकाओगे तो उधर से 4 लोग बाहर फेंका जाएंगे, यही ना होगा। लेकिन एक तरीका है, घोड़े को काट काट के मान लेते हैं सबके हाथ में किसी का, ये मतलब एक कल्पना करो कि किसी को पैर दे दिए, किसी को उसका सर दे दिए, तो आंख मतलब 4 लोग बैठे हैं उसमें, 4 लोग बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं, फिर भी उस रिक्शा में जगह नहीं है क्या? अरे तुम्हारे सर के ऊपर जगह होगा, तुम्हारे बीच में जगह होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी समझो, यहाँ पे पानी क्या बना है, पानी कणों से बना है, तो कणों के बीच में खाली जगह होता है। उसी खाली जगह में चीनी या नमक के कण क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, है ना। जब वो विभाजित हो जाते हैं, जब चीनी जैसे ही घुलता है या नमक जैसे ही घुलता है तो वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि कणों के बीच में खाली जो जगह है ना, वहां पे वो क्या कर सकता है, वो लो समा जाता है ना। कणों के बीच में समा जाता है। तो यानी इससे पता चल रहा है कि देखो शुरू में तो स्तर बढ़ा लेकिन अब स्तर घट गया, फिर भी कण कहाँ गए, तो इसका मतलब जरूर खाली जगह है जहां पे वो समा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। हाँ वो बात अलग है कि कुछ पदार्थों में ये रिक्त स्थान ज्यादा होगा, कुछ पदार्थों में ये रिक्त स्थान क्या होगा, कम होगा। लेकिन हर पदार्थ कण से बने हैं और कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा चीज हमें पढ़ना है, पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कैसे? अरे तुमने धुआं को देखा होगा, है ना, धुआं को देखा होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि कण गति कर रहे हैं, है ना। जब गैस लीक होता है तो उसका जो गंध होता है पूरे रूम में फैल जाता है। यानी यहाँ पे लीक हुआ और रूम के उस कोने में चला गया, कैसे चला गया भाई, यानी उसके कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। हंसी आ रहा है तुम लोग, देखो इधर, ठीक है।
मेहंदी लगा रही है उसको, तो तब क्या कर रही है उसका हथवा लेके? देखो इधर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे मतलब करो, हला करो, कोई दिक्कत देखो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकती हो, दे सकती हो या अवलोकन कर सकती हो, है ना? जहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। ये धुआं क्या बता रहा है कि इसके कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। धुआं, तुम परफ्यूम लगाते हो, यानी परफ्यूम मारते हो तो उसका गंध दूसरे के नाकों में पहुंच जाता है। इसका मतलब उसके कण क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तुम्हारे घर में जब मम्मी खाना बनाती है, मसाले भूनती है, तो उसके भी दुर्गंध, दुर्गंध नहीं गंध, पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है ना? तो इससे पता लग रहा है कि मसाले के कण गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दे सकती हो। जब तुम पानी में कोई इंक वगैरह डालते हो तो पूरा इंक देखती हो कि वो धीरे धीरे फैल रहा होता है, यानी सीधे समझ में आता है कि उसके कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं तुम्हारे, पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। हाँ, कुछ पदार्थ के कणों में ये गति इतना तीव्र होता है, इतना अत्यधिक होता है कि वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब वही लोहे के कण देखो, एक लोहा का टुकड़ा ले लो या इस रिमोट को देखो, इस रिमोट के क्या कण गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन ये गति इतनी धीमी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कई जगहों पे ये गति तेज होती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है ना? उसके बाद हमें पढ़ना है, अच्छा पदार्थ के कण गति करते हैं, इसके कुछ प्रयोग देखो, या इसके कुछ प्रकृति में होने वाले घटना देखो। पदार्थ के कण गति करते हैं, तो इसका कुछ प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। गति के कारण देखो यहाँ पे कैसे इंक के कण एक दूसरे में मिल रहा है ना? और यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये गैस निकल के हवा के कणों में मिल रहा है, तो इस तरह से अगर पदार्थ के कण गति करते हैं तो दो भिन्न पदार्थ, है ना, दो भिन्न पदार्थ के कण एक दूसरे में मिल जाते हैं, है ना, अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। तो दो भिन्न पदार्थ के कण जब आपस में स्वतः मिलते हैं तो इस घटना को हम लोग विसरण कहते हैं। और पदार्थ के कणों में गति होती है, और गति के कारण पदार्थ के कणों में एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। देखो पदार्थ के कणों में, देखो कोई भी वस्तु जो गतिशील होता है ना, उसमें ऊर्जा होता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, है ना? कोई भी गतिशील वस्तु कार्य कर सकता है। कैसे भाई, हम हथौड़े को क्या करते हैं, गति में ला के क्या करते हैं, कील पे मारते हैं, तब है ना कील को ढकेल देता है, कील को वो दीवार में क्या कर देता है, यानी अगर हथौड़े को लेकर ऐसे ले जाके ऐसे छुआएंगे तो कील जाएगा दीवार में, नहीं जाएगा, यानी उसमें गति नहीं है। यानी कोई भी चीज गति में होगा तो वो कार्य कर सकता है, और जब कार्य कर सकता है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या है, ऊर्जा है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऊर्जा कब कहते हैं, जब अगर किसी से काम नहीं होता है तो बोलते हैं इससे तो काम ही नहीं हो रहा है, इसमें ऊर्जा नहीं है, ताकतें नहीं है ना? यानी ऊर्जा एनर्जी नहीं है, यानी एनर्जी या ऊर्जा का मतलब क्या होना चाहिए कि वो कार्य करे। तो कोई भी चीज जो कार्य कर सकता है उसमें ऊर्जा होती है। अब गतिशील वस्तुएं भी कार्य कर सकती है। तेज बहती हुई हवा, है ना, कपड़े सुखा देता है, यानी एक तरह का कार्य ही तो कर रहा है वो। तेज बहता हुआ हवा जो पवन चक्की चला देता है, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना? तेज बहती हवा तुम्हारे साइकिल के चाल को भी बढ़ा देता है, अगर वो तुम्हारे जिधर जा रही है उसी दिशा में है तो यानी कोई भी चीज जो गति करता है, देखो गतिमान वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए उनमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और जिसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है ना? और इसी गति के कारण, इसी गति के कारण, इसी गति के कारण, है ना, इसी गति के कारण दो भिन्न पदार्थ के कण स्वतः आपस में मिलने लग जाते हैं, और मिलने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये पानी है, पानी में डाला जा रहा है पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट एक रसायन है जो कि बैंगनी रंग का होता है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं। जब इन दानों को हमने डाला तो देखो कैसे इसके कण पानी के कण में मिल रहे हैं, और
मतलब हम कह सकते हैं कि पानी के कण और इस पोटेशियम परमैंगनेट के कण एक दूसरे में स्वतः मिल रहे हैं। क्या यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं? केवल हमने डाला, है ना। तो इसी तरह से देखो, ये ब्रोमीन गैस है और ऊपर हवा है, तो ब्रोमीन ऊपर जा रहा है और हवा नीचे आ रहा होगा। भले हमें हवा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हवा रंगहीन होता है। तो यहाँ पे दो भिन्न पदार्थ के कण एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इस तरह से जब दो भिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं एक दूसरे में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। अगर घर में सब्जी भूजा जा रहा है ना, या परफ्यूम कोई मार रहा है, तो उसमें देखा जाए तो उसके कण हवा के कण में मिल जाते हैं, और हवा के कण में मिलते मिलते हमारे नाक तक आ जाते हैं, तो हमें उनका गंध पता चलता है। तो इस तरह से दो भिन्न पदार्थ के कण जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। दो भिन्न पदार्थ के कण आपस में मिल क्यों रहे हैं? तो भाई कण गति करते हैं, कणों में एक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वो मिल जाते हैं। क्यों ब्रोमीन ऊपर भाग रहा है? क्योंकि इसके कण में गति है। क्यों हवा नीचे आ रहा है? क्योंकि इसके कण में गति है ना। पानी, अच्छा बताओ, ये जो विसरण है किन किन बातों पे निर्भर करेगा, है ना। विसरण की दर तापमान पर निर्भर करता है। तुम ध्यान से जरा यहाँ पे देखो, गर्म पानी में तेजी से मिल रहा है और ठंडे पानी में क्या हो रहा है? थोड़ा धीरे धीरे मिल रहा है। देखो कितना तेजी से, यानी गर्म पदार्थ में जिसका तापमान ज्यादा है उसके कण में ज्यादा गतिज ऊर्जा होता है। अरे भाई, मतलब इसको गर्म करने से कणों में बेचैनी आ जाता है, एक दूसरे में तेजी से मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके कण, इनको ठंडे, मानो कि इनको ठंडा लग रहा है, ये रजाई में ओढ़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो इनमें क्या होगा कि कणों में गति कम है, तो ये यहाँ पे जो विसरण की प्रक्रिया है धीमा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विसरण की दर किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान कम होने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक और समझ लो विसरण का रूल, विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी विसरण हमेशा जिधर ज्यादा है ना उधर से कम की तरफ जाएगा। उच्च सांद्रता का मतलब क्या हो गया? जहां पे कोई चीज ज्यादा है। तो तुम ध्यान से देखो, जिधर ये ज्यादा है ना उधर से ये जिधर कम है उधर जा रहा है। यानी देखो, इधर नीचे ब्रोमीन ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर हवा ज्यादा है तो वो नीचे आ रहा है। तो कोई भी पदार्थ गति करेगा किधर? किसी भी पदार्थ के कण किधर गति करेंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, है ना। उच्च सांद्रता मतलब वहां पे कण अधिक है, और निम्न सांद्रता मतलब वहां पे कण क्या है? कम है ना। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोई भी पदार्थ के कण क्या करता है? गति करता है। तो पदार्थ के कणों में तीन गुण हमने देखा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और यही कारण है, गतिशील होने के कारण ही दो पदार्थ के कण आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। और तीसरा पदार्थ के कण का गुण क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर मान लेते हैं ये टीवी का स्क्रीन है, इसमें से मैं कुछ कण ऐसे नोच के निकालने की कोशिश करूं, नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये जो टीवी के कण हैं दूसरे कणों से बंधे हुए हैं, यानी सभी कण एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे नल से जो पानी गिर रहा है, इसको अंगुली से ऐसे काटने की कोशिश करो, काटोगी फिर भी वो सट जाएगा। यानी काटने के बावजूद भी जो ऊपर वाले कण नीचे वाले कण चिपक गए, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो पदार्थ के कणों के तीन अभिलाक्षणिक गुण हैं, है ना। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे सत्यापन करोगे? ये बता ही दोगे बीकर में नमक डाल के। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके प्रकृति में कई उदाहरण दे सकते हो, जहां से हमें लगता है धुआं का उदाहरण दे सकती हो, परफ्यूम का उदाहरण दे सकती हो, सब्जी तोला जा रहा है तो उसका उदाहरण दे सकती हो, है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका भी उदाहरण दे सकती हो कि जब नल से पानी गिरता है, उस पानी के धार को जब हम अंगुली से काटने की कोशिश करते हैं, काटने के बावजूद भी चिपक जाते हैं। इसका मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए तुम्हें बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके कण आपस में
बंधे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी तुम्हें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है उसको तोड़ के अलग करने के लिए। पदार्थ के कुछ गुण समझो। दृढ़ता, दृढ़ता क्या होता है? देखो, कुछ पदार्थों में अपना आकार बनाए रखने की गुण होता है ना। जैसे कि ये इस पेन को इस देखो, ये जो पेन है आज जिस आकार में है कल भी इसी आकार में रहेगा, है ना। भले इस पे बल लगाओगे ये टूट जाएगा लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। तो वैसे पदार्थ जो अपने आकार बनाए रखने की क्षमता को बरकरार रखते हैं उनको हम दृढ़ पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ता। यानी आकार बनाए रखने की क्षमता दृढ़ता कहलाती है। उदाहरण हो गए दृढ़ पदार्थ। दृढ़ पदार्थ का उदाहरण क्या हो गया? पत्थर, लोहा, ये सब। वही तरलता, जो अपना आकार नहीं बनाए रख सकता है वो बह जाएगा। जैसे पानी को यहाँ रखूंगा तो क्या वो, अगर हम एक गिलास में पानी है गिलास में, तो गिलास के आकार का रहे, जैसे ही हम उसको किसी और बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, है ना। तो कुछ पदार्थ अपना आकार बनाए नहीं रख सकते हैं, यानी वो बहना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसे किसी पदार्थ में जब बहाव का गुण होता है तो इस गुण को तरलता कहते हैं, और जिस पदार्थ में ये गुण होता है उसको तरल पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। यानी देखो, तरल पदार्थ के उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी, दूध, हवा। हवा भी तरल कहलाएगा। हवा भी क्या कहलाएगा तुम्हारा? तरल कहलाएगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि तरल दो होंगे। तरल को हम दो भागों में बांटेंगे, द्रव और गैस, है ना। चलो, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है घनत्व। घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी इकाई आयतन ले लो। इकाई आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब। आयतन को हम किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में, है ना। तो अगर 1 मीटर क्यूब हम किसी चीज का ले रहे हैं, 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब हो गया कि हम एक ऐसा चीज ले रहे हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज क्या हो? 1 मीटर हो, है ना। तो ये इसका आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। यानी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? अरे आयतन पढ़ा है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी एक 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 में गुणा होगा तो 1, और मीटर मीटर 3 बार, तो मीटर क्यूब। तो इसका आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो इमेजिन करो किसी भी पदार्थ का 1 मीटर क्यूब ले रही हो तो इसमें कितना द्रव्यमान आ रहा है, वही उसका आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा, है ना। जैसे कि देखो पानी की हम बात करते हैं, तो पानी का अगर 1 मीटर क्यूब लेते हो तो लगभग 977.77 केजी द्रव्यमान हो जाता है उसका। तो इसी को लगभग हम लिखते हैं क्या? 1000 मीटर, 1000 केजी मीटर क्यूब, है ना। उसी तरह से अगर बर्फ लेती हो तो बर्फ का 1 मीटर क्यूब लोगी तो इसका घनत्व, उसमें 918 केजी पानी अटेगा, है ना। उसी तरह से अगर हवा लेती हो 1 मीटर क्यूब तो इसमें 1.2 केजी के आसपास हवा होता है। अब देखो 2 केजी भी हवा नहीं आ रहा है। यानी एक ऐसा इमेजिन करो, एक ऐसा घन इमेजिन करो, कल्पना करो कि उसका लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तो उसमें हवा जो आएगा 1.5 केजी भी नहीं आ रहा है, 1.204 ऐसे करके आ रहा है ना। उसी तरह से लोहे का घनत्व अगर देखोगी तो 1 मीटर क्यूब में लगभग 7800 केजी लोहा आ रहा है। यानी इन सभी में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? लोहे का है ना। तो इकाई आयतन में द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं, याद रख लेना। इकाई आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना उसका द्रव्यमान है, वही। तो द्रव्यमान, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अरे बोलो, केजी पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें पढ़ना है संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होता है? देखो, किसी भी पदार्थ पे बाहर से बल लगाओ चारों दिशाओं से, है ना, तो उसकी आयतन में कमी हो जाना ही संपीड़ितता कहलाता है। सपोज यहाँ पे एक पदार्थ है, ये इतना जगह घेर रहा है ना। अब हमने इस पे चारों तरफ से बल लगाएंगे, चारों तरफ से बल लगाएंगे, है ना। और बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि ये इतने में आ जा रहा है, इतने में। यानी इसका आयतन पहले क्या था? ज्यादा था। अब इसका आयतन क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर इस तरह से कोई पदार्थ है जो कि फैला हुआ है और उसको चारों तरफ से हमने उसको बल लगाया तो वो ऐसे सिकुड़ गया, यानी उसकी आयतन में क्या आ गया? कमी। क्या द्रव्यमान में भी कमी आएगा? नहीं, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना। अगर वो 1 केजी का है तो अभी भी 1 ही केजी रहेगा, बस यही है कि उसका आयतन बदल गया। तो अगर किसी पदार्थ में ऐसा गुण है कि बाहरी बल लगाने से वो इस तरह से सिकुड़ जा रहा है, उसकी आयतन में कमी आ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो संपीड़ित पदार्थ है, और इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं, है ना। तो बाह्य बल लगाने पर पदार्थ के आयतन में कमी होने के गुण को क्या कहा जाता है? संपीड़ितता कहते हैं। और जो पदार्थ में ऐसा गुण होता है उसको हम संपीड़ित पदार्थ कहते हैं।
जरा ध्यान से देखो, ये चॉक पाउडर है, ये कम संपीड़ित हो रहा है ना, वही पानी थोड़ा सा ज्यादा संपीड़ित हो रहा है, और हवा जो है सबसे ज्यादा संपीड़ित हो रहा है ना। इससे हमें क्या पता लग रहा है? देखो, हम कणों को तो देख नहीं सकते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान को भी देख नहीं सकते हैं, तो इससे हमें यह पता लग रहा है जो जितना संपीड़ित होगा, इसका मतलब उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी हवा के कण में ज्यादा रिक्त स्थान है कि चॉक पाउडर के? तो हवा ज्यादा संपीड़ित हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि हवा के कणों में मतलब हवा के कणों में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा संपीड़ित हो रहा है। पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो कई अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे पूरे आसपास की दुनिया में यही 3 अवस्थाएं दिखती है ना। इसके अलावा एक प्लाज्मा अवस्था होता है ना, बोस-इंस्टाइन करके एक अवस्था होता है, तो वो सब अब नहीं पढ़ना है ना। तो पदार्थ के मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से कोई पूछे तो 3 ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में यही 3 अवस्थाएं मुख्यतः देखने को मिलती है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि ये लोहा ठोस है, तो ठोस किसे कहेंगे, यही हम पढ़ेंगे डिटेल में। और ये पानी जो रखा हुआ है, ये क्या है, द्रव है। और ये जो हवा है या इसमें जो भरा गया जो भी चीज है, वो क्या है, गैस है ना। तो कब कहेंगे कि कोई पदार्थ ठोस कहा जाएगा, कब कहेंगे कि कोई पदार्थ द्रव कहा जाएगा? अब देखो, ये जो अवस्थाएं हमने बांटा हुआ है, ये कणों के गुणों के भिन्नता के आधार पे बांटा हुआ है। देखो, हम ये ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, मजबूती से पकड़े हुए है ना। यहाँ पे आकर्षण बल कम है और यहाँ पे आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तो ये भी हमने पढ़ा ना, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण 3 गुण थे। कौन कौन थे? पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गति करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उन कणों का जो गुण है, उसी आधार पे यहाँ पे 3 अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो अवस्था है तुम्हारा, सबसे जो पहली अवस्था है वो क्या है, ठोस अवस्था है। क्या है तुम्हारा? ठोस अवस्था है ना। ठोस अवस्था है, निश्चित आकार। देखो, ठोस हम किसे कहेंगे, तो इसका आकार निश्चित रहेगा। देखो, यहाँ पे लोहे का एक घन है ना, क्यूब है, तो इसका आकार निश्चित रहेगा, आज जैसा है कल भी वैसा रहेगा। किधर भी पटक दो, किधर भी रख दो, इसका आकार क्या रहेगा, वही रहेगा। तो निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, इसकी सीमाएं देखो, इसकी सीमाएं स्पष्ट होंगी। अब पानी भर लो किसी मग में और उसको हिलाओ, उसकी सीमा ऐसे लपलपाएगी, है ना, इधर उधर अप डाउन करेगी। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, निश्चित है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो स्पष्ट सीमाएं और निश्चित आयतन भी होगा। क्या ये जितना आज जगह घेर रहा है, कल ज्यादा जगह घेरेगा? इसकी आयतन भी वही रहेगा, कहीं पे भी रख दो, इसकी आयतन हम निकाल सकते हैं। आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो आयतन निकालोगी मैथ के मदद से, वही आयतन हमेशा रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो ये ठोस कहलाएगा। ठोस मतलब नाम ही से पता लगे बहुत ठोस है। ठोस मतलब वो बदलाव के फेवर में नहीं है। हम बोलते हैं ना, ठोस डिसीजन लेना, यानी जो ले लिए वही डिसीजन पे अड़े रहना। तो ठोस मतलब क्या हो गया कि ना तो वो अपना आकार बदल सकता है, ना तो उसकी आयतन बदलेगी, उसकी सीमाएं भी क्या रहेगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ठोस। अब चारों तरफ नजर घुमाओ, देखो कौन कौन पदार्थ में ऐसा गुण है। क्या बेंच में ऐसा गुण है? क्या इस रिमोट में ऐसा गुण है? तो ये सब क्या कहलाएगा, ठोस। क्या पानी दूध में ऐसा गुण है? नहीं। पानी अपना आकार और आकार अपना बदल लेता है, जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन में। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पानी ठोस क्यों नहीं है, तो लिखना कि भाई पानी अपना आकार बदल लेता है। और ठोस कहे जाने के लिए क्या कहानी है कि आकार निश्चित होना चाहिए, है ना, आयतन निश्चित होना चाहिए। लेकिन पानी का आयतन तो निश्चित है, लेकिन वो आकार बदल लेता है, इसीलिए वो ठोस नहीं है। बोलेगा कि ये रिमोट क्यों ठोस है, बताओ ये रिमोट क्यों ठोस है, तो इसका हाँ, तो जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है ना, उसी को लेके चिपका देना है आंसर में कि भाई ये ठोस क्यों है, तो भाई इसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, इसलिए ठोस है ना, क्योंकि ठोस कहे जाने की ये परिभाषा है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है, ठोस जो होता है उसमें नगण्य संपीड़ितता होता है। देखो, ठोस को चारों तरफ से अभी हमने पढ़ा संपीड़ितता,
ठोस को चारों तरफ से अगर दबाने की कोशिश करोगे, चारों तरफ से बल लगाने के चाहोगे कि इसका आयतन हम कम कर दे, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये संपीड़ितता इसमें कम है। इसका मतलब क्या है? इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या है? बहुत कम है। इसके कण ऑलरेडी इतना सटे सटे हैं कि अब और क्या सटाओगे, है ना? तो इसके कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। यानी नगण्य संपीड़ितता मतलब ठोस ना के बराबर संपीड़ित होते हैं। इसका मतलब यह है कि ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या है? कम है। यानी कणों के बीच का रिक्त स्थान नगण्य है। ये अपना आकार बनाए रखते हैं, यानी ये दृढ़, इनमें दृढ़ता वाला गुण है। ये दृढ़ वस्तु होते हैं, है ना? ये विस्तृत नहीं होते हैं। दो ठोस को आपस में चिपका दो। मैंने क्या किया कि चलो ये मेरा मोबाइल है और ये, इन दोनों को ऐसे मैंने सटा दिया, तो क्या इस मोबाइल का कण इसमें आया? क्या इसका कण इसमें आया? नहीं है। यानी इसके कणों में आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। इसके कणों में गति कम है। ये सब हमें पता चल रहा है देख के, समझ के। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है ना? इसके कण अपने मुख्य स्थान पर आगे पीछे कंपन करते हैं। ऐसा नहीं कि कण गति नहीं करते हैं, कण गति करेंगे इस ठोस के, लेकिन अपने जगह पे क्या करेंगे? कंपन करेंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उदाहरण के लिए लोहा, लकड़ी, कुर्सी, मेज, बर्फ, ये सब क्या है? क्या है? ठोस पदार्थ है, क्योंकि इनका आकार आयतन निश्चित होता है। तो तीनों कणों के आधार पे अगर हम बात करें, तीनों कण वाला गुण की बात करें, तो ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होता है, ज्यादा होता है? कम होता है। ठोस के कण बहुत कम गति करते हैं, अपने जगह पे ही क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है ना? अब तुम्हें कुछ शिक्षक या कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ के तुम्हें मतलब क्या करेंगे? कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि रबर बैंड में भाई हम बल लगाते हैं तो ये अपना आकार बदल लेता है, तो क्या ये ठोस कहलाएगा? तो भाई बोलना, ऐसे बल लगा के तो लोहे का भी आकार हम बदल सकते, नहीं बदल सकते हैं क्या? अरे बताओ, एक लोहा का रॉड है, ऐसे बल लगाएंगे टेढ़ा हो जाएगा, है ना? तो बल लगाने के बाद आकार तो किसी भी चीज का बदला जा सकता है। जब हम बल नहीं लगा रहे तो क्या ये अपना आकार बनाए रख रहा है? क्या ये अपना आयतन बनाए रख रहा है? इसलिए ठोस है ना? बल लगाने पर रबर बैंड अपना आकार बदल लेता है और बल हटाने पर वापस मूल आकार प्राप्त कर लेता है। अत्यधिक बल हो गया है, अत्यधिक बल, यहाँ पे बल होगा। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, अतः यह क्या है? ठोस पदार्थ है। चीनी या नमक का क्रिस्टल पे भी लोग पूछेंगे कि जिस बर्तन में रखते हैं चीनी को वैसा ही आकार ले लेता है, ये तो द्रव जैसा बर्ताव कर रहे हैं ना भाई। तो क्या ये ठोस है कि द्रव है? ठोस है। वैसे तो हम लोहे को भी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे तो वो जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार लेगा। भाई इसका जो छोटा वाला जो दाना है, जो कण है, जो छोटा वाला जो रवा है बोलते हैं, इसको दाना जो कहते हैं, ये अपना आकार कहाँ बदल रहा है? तो ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है। कह रहे कि चीनी या नमक के प्रत्येक क्रिस्टल जो होते हैं, दाने जो होते हैं, क्रिस्टल का आकार स्थिर रहता है, चाहे हम उसे हाथ में ले, प्लेट में रखें या जार में रखें, इसलिए ये ठोस है ना? उसी तरह से स्पंज को लेके भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि जो स्पंज है इसको भी दबाने पे अपना आकार बदल लेता है, तो क्या ये ठोस है कि नहीं है? तो ये भी ठोस है ना भाई? अंदर हवा भरी रहती है, स्पंज में छिद्र होता है, इसमें हवा भरी रहती है, जैसे ही दबाओगे हवा बाहर आ जाएगा, आकार बदल लेगा, जैसे ही छोड़ोगे फिर अपना आकार। तो बल लगा के तो दुनिया का हर चीज का आकार बदला जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि जब बल नहीं लगा रहे तो क्या वो अपना आकार और आयतन निश्चित रख रहा है? तो रख रहा है, तो वो ठोस है। तो भाई स्पंज भी क्या कहलाएगा? ठोस। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा फंसी रहती है। जब हम इसे दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है और यह संपीड़ित हो जाता है, और यह क्या हो जाता है? संपीड़ित हो जाता है ना? इसलिए ये भी ठोस है। कितना टाइम? द्रव भी देख लेते हैं। द्रव किसे कहते हैं बताओ? तुम यहाँ पे देखो, ये अपना आकार बदल लेता है। क्या कर लेता है? आकार। मग में है तो मग जैसा, ग्लास में है तो ग्लास जैसा, है ना? तो अनिश्चित आकार, किंतु आकार अनिश्चित होगा। जिस बर्तन में जाएगा उसी का आकार ले लेगा, है ना? बोलो बच्ची, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब इससे स्लो क्या पढ़ाएंगे? अब फिर भी समझ में आ रहा है? अनिश्चित आकार, किंतु आयतन क्या होता है इनका? आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है ना? अब जैसे कि मग में अगर 2 लीटर दूध है तो ग्लास में ढार दोगी तो क्या 5 लीटर हो जाएगा? 2 ही लीटर है, यानी आयतन उसका क्या है? सेम है, लेकिन आकार क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो द्रव मतलब जिस पात्र में उन्हें रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेते हैं। द्रव पदार्थ बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, इसलिए वे कठोर नहीं बल्कि बल्कि इनको तरल कहा जा सकता है, तरल कहा जा सकता है। तरल या दृढ़ता के आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी ये द्रव दृढ़ पदार्थ नहीं होते हैं। कैसा पदार्थ होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं। आमतौर पर द्रव पदार्थों का घनत्व देखो ठोस पदार्थों के घनत्व के तुलना में क्या होता है? कम होता है, क्योंकि देखो इसके कण ना थोड़ा दूर दूर होंगे। ठोस में देखो बहुत सटे सटे कण होंगे और इसके कण दूर दूर होंगे, तो हम बोलेंगे ना कि ठोस ज्यादा घना है, यानी ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। इसके अपवाद मतलब कुछ हटके देखो, जैसे कि बर्फ और स्पंज ठोस होते हैं। अभी हमने पढ़ा स्पंज क्या होता है? ठोस होता है। अब बर्फ तो ठोस ही होता है ना, लेकिन ये ठोस होने के बावजूद भी इनका जो घनत्व है तरल पदार्थों से क्या होता है, यानी द्रव से, यानी पानी से क्या होता है? कम होता है। कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि तुमने देखा कि स्पंज में हवा भरा रहता है। उसी तरह से जो बर्फ होता है ना, जब बर्फ बनता है कोई भी पानी, तो उसके कणों उसके उसके बर्फ पानी के जो कण है ना, कुछ ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं कि बीच में खाली जगह ज्यादा हो जाता है ना। इसीलिए बर्फ ठोस होने के बावजूद भी इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। और यही रीजन है कि ये पानी में क्या करता है? तैरता है। पानी में वही चीज तैरेगा जिसका पानी से घनत्व क्या होगा? कम होगा। अगर पानी से जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये द्रव का, अगर कोई भी द्रव है तो देखा जाए तो ठोस से उसका घनत्व कम ही होता है। लेकिन एक दो तीन ऐसे कुछ अपवाद केस कहे जाते हैं, मतलब ठोस होने के बावजूद भी। देखो कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। किससे तुलना किया जा रहा है? ठोस से, है ना। ठोस, द्रव, गैस और द्रव में मिल जाते हैं। देखो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये सब द्रव में मिल जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं तुमने पानी ले लिया, इसमें चीनी डालो, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? इसमें दूध डालो, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? इसमें गैस भी मिल जाता है। हवा का जो गैस होता है ना, पानी में धीरे धीरे मिल जाता है, तभी तो जलीय जीव ऑक्सीजन ले पाते हैं, है ना। हवा में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलीय स्रोत में जैसे कि तालाब, नदी में धीरे धीरे हवा विसरण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया होती है? हवा में ऑक्सीजन ज्यादा, पानी में कम, तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन चला जाता है पानी में, है ना। तो द्रव में हर चीज मिल जाता है। ठोस पदार्थों की तुलना में विसरण की दर अधिक होती है। दो ठोस तेजी से आपस में मिलेंगे कि द्रव? ठोस तो मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर। दो द्रव जैसे दूध पानी लो, फट से मिल जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इनके कणों में गति क्या है? ज्यादा है, तभी तो तेजी से मिल रहे हैं, है ना। इन द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, अतः द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठोस की तुलना में ये अधिक संपीड़ित होते हैं। वो देखा ना प्रयोग, हवा को संपीड़ित करने की कोशिश करो, ठोस को करो और द्रव को करो, तो ठोस तो ना के बराबर संपीड़ित होता है, क्योंकि ठोस के कण बहुत करीबी करीबी सटे होते हैं। लेकिन द्रव थोड़ा बहुत संपीड़ित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द्रव के कणों में रिक्त स्थान क्या है? ठोस से थोड़ा ज्यादा है। ठोस से थोड़ा क्या है? ज्यादा है। आकर्षण बल भी इनमें कम होगा। ठोस के कणों में आकर्षण बल ज्यादा है कि द्रव में? ठोस में आकर्षण बल ज्यादा है ना। ठोस में आकर्षण बल क्या है तुम्हारा? ज्यादा है। देखो द्रव बहता है, अगर तुम किसी द्रव में ऐसे हाथ डालो, उसका बहुत भाग ऐसे निकाल सकती हो, यानी लोहा में ऐसे निकाल सकती हो क्या? नहीं निकाल सकती हो, यानी लोहा के कण मजबूती से बंधे हैं। द्रव के कण थोड़ा बंधे तो हैं, बट आकर्षण बल क्या है यहाँ पे? बहुत ही कम है ना। तो देखो तीनों कणों के आधार पर अगर हम तुलना करें, तीनों कणों के तीन जो अभिलाक्षणिक गुण थे, उसके आधार पर अगर ठोस और द्रव में तुलना करें, तो ठोस में कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, द्रव में क्या होता है? कम होता है। रिक्त स्थान ठोस में कम होता है, द्रव में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव ज्यादा संपीड़ित होता है। और कणों की गति की बात करें तो द्रव में कणों की गति ज्यादा होती है और ठोस में कणों की गति क्या होती है? कम होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है इसका, बर्फ और स्पंज जैसे चीजों का। और भी कुछ आ सकता है, लकड़ी भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका घनत्व कम होता है। गैस होता है, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ना तो इसका निश्चित आकार होता है, ना तो इसका निश्चित क्या होता है? आयतन होता है ना। दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं रहता है। कैसे? जरा समझो इसको। सपोज एक बर्तन है, इसके अंदर ये गैस के क्या है? कण है। ये गैस के कण है ना। अगर इस बर्तन को मैं, सपोज मेरे में ऐसा शक्ति आया कि मैं इस बर्तन को थोड़ा सा ऐसे फैला दिया, बड़ा कर दिया, है ना।
तो बड़ा कर देंगे तो ये जो गैस के कण है क्या इतने में ही रहेंगे कि फैल जाएंगे? ये जो गैस के कण पड़े थे इसके अंदर इस तरह से, क्या ये इतने में रहेंगे कि फैल जाएंगे? यानी ये अब ज्यादा जगह घेरेंगे, यानी ये फैल के पूरे बर्तन को भर देंगे। यानी ये आकार तो बदल ही रहे हैं, इनका आयतन भी बदल जा रहा है। अच्छा बताओ, अभी इस हालात में आयतन ज्यादा है कि जब ये फैल जाएंगे तब ज्यादा आयतन होगा? मतलब कोई चीज पहले इतने में था, है ना? कैमरा में आ जाता हूँ। कोई चीज पहले इतने में था, जैसे ही उसका बर्तन बड़ा किया वो और फैल गया। तो गैस के कण में आकर्षण कम होता है, वो फैल जाते हैं। यानी उनका आयतन भी फिक्स नहीं है। आयतन मतलब क्या होता है? जगह घेरने की क्षमता, है ना? आयतन का मतलब क्या होता है? जगह घेरने की क्षमता। यानी जगह, अगर किसी गैस का हम अगर किसी बर्तन में मान लेते हैं गैस भरा पड़ा है, उस बर्तन का आकार सपोज मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे खींच के बड़ा कर दिया, तो गैस भी ऐसे फैल जाएगा। यानी गैस का आयतन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी गैस का जो आयतन है निश्चित नहीं होता है ना? द्रव में क्या था कि आयतन निश्चित था, आकार बदल जा रहा था। यहाँ पे आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार तो निश्चित है ही नहीं। जिस बर्तन में रखोगे, जैसे इस बैलून के अंदर, ये हॉट बैलून जो है, इसके अंदर जो गैस भरा होगा, गर्म गैस भरा रहता है, वो क्या किया है? इसका आकार लिया हुआ है ना? तो ये आकार भी बदल सकता है और आयतन भी बदल सकता है, इसको गैस कहते हैं, है ना? गैस के उदाहरण क्या है? हमारा जो हवा है वो क्या होता है? गैस होता है ना? ऑक्सीजन, हवा में ही ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी क्या होता है तुम्हारा? गैस होता है। हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं, है ना? ये भी क्या होता है तुम्हारा? गैस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब गैस की कुछ गुण की बात करते हैं। संपीड़ितता काफी अधिक होता है, गैस में संपीड़ितता काफी अधिक होता है। अगर किसी गैस को चारों तरफ से हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे, किसी गैस पर चारों तरफ से हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे, तो ये गैस क्या हो जाएगा? ऐसे सिकुड़ जाएगा। यानी गैस के कण काफी करीब करीब आ जाते हैं और आयतन घट जाता है। यानी गैस पे चारों तरफ से बल लगाने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है ना? तो हम कहते हैं कि गैस में संपीड़ितता काफी होता है। यानी ठोस द्रव के तुलना में सबसे ज्यादा संपीड़ित अगर कोई होता है तो वो गैस होता है। इससे क्या पता चलता है कि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही क्या होता है? कम, ज्यादा होता है। मैंने कम लिख दिया क्या? कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। जो जितना ज्यादा संपीड़ित होगा, इसका मतलब उसके कण उतना ही दूर दूर थे, लगाने पे वो संपीड़ित हो रहे, नहीं उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या है? ज्यादा है। चारों तरफ से बल लगाने पे वो करीब करीब आ जा रहे हैं। तो गैस सबसे ज्यादा संपीड़ित होता है। इसका मतलब तीनों अवस्थाओं में गैस के कणों में रिक्त स्थान क्या होता है? ज्यादा होता है। कणों के बीच आकर्षण बल भी नगण्य होता है। नगण्य यानी ना के बराबर होता है। इसके गैस के जो कण होते हैं ना, इनमें बहुत तेज गति होती है। थोड़ा सा भी अगर इस बैलून के अंदर छेद हुआ, ये गैस के कण तेजी से बाहर भागेंगे। यानी एक कण दूसरे कण पे आकर्षण बल ना के बराबर लगाता है ना? ठोस में सब आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा था? ठोस में। और सबसे कम कहां पे? गैस में। द्रव में बीच बीच वाला स्थिति है, याद रख लेना। ठोस पदार्थ के विपरीत इसे बंद कंटेनर में संग्रहित करना आवश्यक होता है ना? मतलब देखो, ठोस को तो खुले में कहीं पे भी रख दो, द्रव को एक बर्तन में रख सकती हो, उसका भले ढक्कन हो चाहे ना हो, लेकिन गैस को रखने के लिए हमें पूरी तरीके से बंद बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा भी कुछ खुला मिला या छेद हुआ, पूरा गैस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कोणों में गति बहुत तेज होती है। इन गैस में सबसे ज्यादा विसरण की दर किसमें होती है? गैस में। दो गैस बहुत तेजी से मिल जाते हैं। अगर तुम परफ्यूम मारते हो तो उसका जो गंध वाले कण है वो हवा में तेजी से फैल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि गैस में विसरण की दर बहुत अधिक है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि गैस के कणों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। सबसे तेज गति से कण किसके गति करते हैं? गैस के। ठोस से भी, द्रव से भी सबसे तेज गति किसमें होता है? गैस के कणों में होता है। तभी तो कुछ भी लीक वगैरह होता है तो तेजी से इसके कण बाहर आ जाते हैं। घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, थोड़ा सा भी लीक होता है तो उसका गंध पूरे रूम में फैल जाता है। यानी उसके कण बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं। ये बहुत तेजी से प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल भी क्या होता है? कम होता है। जैसे ही छेद होगा, तेजी से कण एक दूसरे को छोड़ के भागेंगे, आकर्षण बल ना के बराबर होता है ना? अब कुछ गैस के कुछ असाधारण गुण हैं जो कि द्रव और ठोस में नहीं पाया जाता। तीन अवस्थाएं जो मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनमें से गैस में कुछ असाधारण गुण क्या है? किसी भी कंटेनर को यह पूरी तरह से क्या कर देता है? भर देता है। देखो पानी में क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने इतना पानी रखा तो ये पूरे बर्तन को नहीं भर सकता है। लेकिन गैस, गैस क्या होता है? गैस थोड़ा हो या ज्यादा हो, पूरे बर्तन में फैल जाता है। यानी पूरी तरीके से अपने बर्तन को भर देता है ना? अब गैस इतना में, सपोज हमने इतना गैस डाला, ये पॉसिबल भी नहीं है, तो क्या गैस इतना में रहेगा कि फैल जाएगा? ये फैल जाएगा, क्योंकि कणों में आकर्षण बल है ही नहीं। और ये अपने बर्तन को पूरी तरीके से क्या कर देता है? भर देता है। किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है।
क्योंकि इन कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वे पात्र के पूरे आयतन में फैल जाते हैं। जो पात्र यानी जो बर्तन है, पूरे बर्तन में, देखो ये एलपीजी गैस है, हालांकि ऐसा सिलेंडर नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट मैंने इसको किया हुआ है, एआई का कमाल है। मैंने बोला कि एक इमेज बनाओ एलपीजी गैस सिलेंडर का जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो, और उसके अंदर गैस के कण दिखाई दे, तो ऐसा बना दिया है ना। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज हम इसके अंदर के कणों को देख पा रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ये पूरी तरीके से भर के आया है तुम्हारे घर में, है ना, अब मम्मी ने 2 3 4 दिन खाना बना लिया, तो क्या वो पानी की तरह कम हो जाएगा? कम तो होगा, लेकिन वो फैलता रहेगा और पूरे बर्तन को भरे रखेगा। आयतन इसका पूरा हमेशा हमेशा इसका आयतन इस सिलेंडर गैस के बराबर होगा, है ना, हमेशा तो नहीं, मतलब कुछ समय तक, है ना, क्योंकि ये फैलता जाएगा, लेकिन द्रव्यमान इसका क्या होता जाएगा? अरे मान लेते हैं 14 केजी गैस है, तो 2 दिन 3 दिन यूज करने के बाद कुछ तो द्रव्यमान कम होगा, लेकिन आयतन हमेशा क्या हो जाएगा? ये जो सिलेंडर है ना, अरे तुम लोग फिर बतिया रही है, सिलेंडर जो है ना उसी के आयतन के बराबर रहेगा, क्योंकि गैस के कण में आकर्षण कम होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? फैल जाता है, अपने बर्तन को भर देता है। गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, मतलब ये होता है गैस, बस इसको इतना उच्च दाब पे भरा जाता है कि ये लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन जरा समझो, जब ये खाली होते जाएगा ना, तो अंदर का दाब कम होता जाएगा और ये अंततः गैस का ही रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? गैस का। जब मतलब खूब जब दबा दबा के भरे रहते हैं तो इसके कण करीब करीब आ जाते हैं, ये होता है गैस, लेकिन इतना उच्च दाब पे भरा जाता है कि ये द्रव अवस्था में रहता है ना। लेकिन सपोज इसके अब ये पानी जैसा कुछ नहीं ना है कि हम इतना निकाल लिए तो इतना ये बचा रहेगा, है ना, फिर इतना यूज कर लिए तो इतना बचा रहेगा, नहीं, ये जितना भी बचा रहेगा वो फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, क्योंकि है ये गैस। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब होता क्या है कि इसका द्रव्यमान भले कम होगा, तुम डे बाय डे यूज कर रही हो तो इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, है ना, लेकिन इसका आयतन फैलता जाएगा। अब इसके बाद देखो इधर इधर देखो, तीसरा गुण है कि देखो, गैस, पहला गुण कि गैस अपने बर्तन को पूरी तरीके से भर देता है। दूसरा गुण क्या है कि अधिक संपीड़ित होता है। सुनो, अधिक, देखो, जिसके कारण एक कंटेनर में बड़ी मात्रा में गैस संग्रहित हो सकता है। क्योंकि गैस बहुत ज्यादा क्या होती है? संपीड़ित होती है, तो एक छोटे से कंटेनर में भी गैस के बड़े मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? संपीड़ित करके रख सकते हैं, है ना। अब इतना संपीड़ित कर देते हैं कि जो ये पेट्रोलियम गैस होता है, ये किस अवस्था में चला जाता है? द्रव अवस्था में चला जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी। क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल मतलब लिक्विफाइड। अस्पतालों में जो सिलेंडर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली जो ऑक्सीजन होता है, वो भी संपीड़ित गैस होता है। यानी सिलेंडर होता है ना, जो ऑक्सीजन को जो मरीजों को लिए लाया जाता है, वो भी संपीड़ित अवस्था में होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जिसको सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देख रहे हो, गैस चूंकि अत्यधिक संपीड़ित होता है, क्यों संपीड़ित हो रहा है बताओ? गैस क्यों अत्यधिक संपीड़ित हो रहा है? कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा है, इसलिए वो अत्यधिक संपीड़ित हो रहा है। इसीलिए गैस के बड़े मात्रा को हम एक छोटे बर्तन में उच्च दाब पे रख सकते हैं, है ना। ये गैस का गुण है। तीसरा, गैस के जो कण होते हैं उनमें गति बहुत तेज होती है, तो ये कण हमेशा बर्तन या पात्र के दीवारों से क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं, यानी बर्तन के दीवार पे क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। कंटेनर की दीवार पर दबाव, यानी कह रहा है कि वे कंटेनर की दीवार पर और उसके बीच में भी बल लगाते हैं, यानी आपस में भी देखो ये टकराते रहते हैं, ये कण आपस में भी टकराते रहते हैं, और जो जिस बर्तन में रखी हो उसके दीवारों पे भी दाब लगाते रहते हैं। इसलिए गैस बर्तन के दीवार पर क्या कर पर दबाव डालती है ना। कई बार जैसे कि तुम साइकिल जो ट्यूब होता है ना, तो साइकिल ट्यूब क्यों फट जाती है? और गर्मियों में ही क्यों ज्यादा टायर पंचर वगैरह होते हैं? इसका रीजन है कि अंदर की हवा गर्म होती है और फैलती है, और फैलने के चलते जहां कमजोर मिलता है वहां छेद कर देती है। तो इसका मतलब ये दाब लगा रही है, तभी ना ऐसा हो रहा है भाई, फाड़ दे रही है उस ट्यूब को। तो ये गैस का क्या है? कुछ स्पेशल गुण थे, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जल संसाधनों में वायुमंडलीय गैसों का प्रसार। देखो ये रेड वाला ले लेता। देखो ये जल संसाधन, मान लेते हैं ये तालाब है या झील है ना, और इसके अंदर जलीय जीव है, और जलीय जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो भाई जल में ऑक्सीजन कहाँ से जाता है?
कई बच्चे सोचते हैं कि जल का फार्मूला होता है H2O और जल के अंदर ये ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन को जीव प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से बंधा हुआ है। ये ऑक्सीजन यूज लायक नहीं है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है ही नहीं। ये ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो फिर जलीय जीव को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो जलीय जीव को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो जो वायुमंडलीय जो गैसेज होती है, जैसे कि वायुमंडलीय जो गैस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस हवा में इनकी सांद्रता ज्यादा होती है पानी के तुलना में। पानी में तो है ही नहीं, मान लेते हैं पानी में नहीं है। तो अब होता क्या है कि विसरण की प्रक्रिया होता है। हवा से जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, धीरे धीरे किसमें चला जाता है, पानी में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि हवा में ये गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है और पानी में मान के चलते हैं ना के बराबर है। विसरण की प्रक्रिया कब कैसे होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है ना। कोई भी पदार्थ हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मुड़ता है, गति करता है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा होता है, धीरे धीरे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलना शुरू कर देता है। पानी में घुलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और यही घुले हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जलीय जीव करते हैं, जैसे मछली है ना, या और भी दूसरे जीव। मेढक तो हाँ, मेढक भी करता है। मेढक में फेफड़ा भी होता है और वो त्वचा से भी सांस लेता है ना। वो दोनों उभयचर प्राणी कहलाते हैं, जो जल में भी और कहाँ पे रह सकते हैं, स्थल पे भी, है ना। तो मेढक में ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वायुमंडल से निकलने वाली गैसें विशेषकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है और जलीय जीवों और पौधों को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। तुम जब कभी भी पानी को अगर गर्म करती हो तो बॉयल होने से पहले ही तुमने देखा होगा कि इसके सतह से बुलबुला दिखाई देता है। ये बुलबुला उसके अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन ही होता है। जैसे ही गर्म होता है ना, तो ये ऑक्सीजन या गैस क्या होने लग जाते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो अगर सामान्य ताप है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल के अंदर विसरित हो जाते हैं और यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ना है तापमान। देखो तापमान क्या है, तापमान की इकाई क्या होता है। कोई भी वस्तु कितना गर्म है ठंडा है उसको मापने के लिए हमने एक इकाई बनाया जिसका नाम है तापमान। और तापमान की कई इकाई होती है मापने के लिए। सबसे सामान्य जो तापमान की इकाई हम लोग डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं वो होता है डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन जो एसआई मात्रक होता है ना, जो एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन होता है। एसआई मात्रक के बारे में हम लोग भौतिकी में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी देखो डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा इसी इकाई की बात करते हैं, है ना। और ये तुम्हारा एसआई मात्रक है ना। ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इसको हम एसआई मात्रक को ज्यादा यूज करते हैं। अब जरा समझो, इसके अलावा एक और भी मात्रक होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है, फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान हम किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। हमारा शरीर का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सामान्य तापमान, अगर हम बीमार नहीं है, फीवर है, अगर फीवर आ गया तो इससे बढ़ जाता है ना। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री इसको सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन फ़ारेनहाइट तुम्हारे यहाँ पे भौतिकी में रसायन विज्ञान में ज्यादा यूज होने वाला है नहीं। यहाँ पे दो ही मात्रक यूज होगा, एक डिग्री सेल्सियस और एक क्या होगा तुम्हारा केल्विन। तो याद रखना दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है ना। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में ले जाना है, तो हमें करना क्या है कि 30 में क्या करना है, 273 क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो केल्विन में चला जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 273.16 केल्विन के बराबर होता है। लेकिन सरलता के लिए हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन मान के चलते हैं। तो कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 जोड़ दो तो किसमें चला जाएगा, केल्विन में। तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा बताओ, 303 केल्विन हो जाएगा। यानी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान या 303 केल्विन तापमान बराबर ही है ना। बस मात्रक क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से अगर केल्विन में दिया हुआ है, सपोज 303 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, तो उल्टा हम क्या करेंगे, 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही घटाओगे ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रख लेना, अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में दिया है
केल्विन में ले जाना है तो 273 ऐड कर दो, 273 क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना, यानी जोड़ दो। और अगर केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो -273 क्या करो, घटा दो। बाकी फ़ारेनहाइट वाला पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में ज्यादातर पूरे रसायन विज्ञान में काम चलेगा। इसके बाद हमें पढ़ना है क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदला जा सकता है। तुमने अभी तक से पढ़ा पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकता है? तो इसका बेस्ट उदाहरण है पानी को लेके। देखो तुमने देखा होगा पानी जब बर्फ के रूप में होता है तो वो ठोस अवस्था है पानी का, है ना, है ना। और जब पानी तुम्हारा तरल रूप में होता है तो वो द्रव अवस्था है। और पानी जब गैस के रूप में होता है, भाप के रूप में होता है तो वो गैस अवस्था है। यानी पानी के गैसीय अवस्था को ही हम भाप कहते हैं, याद रख लेना। पानी के गैसीय अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या, यानी हम देख रहे हैं कि पानी तीनों अवस्थाओं में हमारे प्रकृति में पाया जाता है। तो क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है ना। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए करना क्या होगा? हमें उसका तापमान या उस पर लगने वाले दाब को बदलना होगा, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं 2 तरीके से बदला जा सकता है, तापमान बदलकर और दाब बदलकर, है ना। ऐसा क्या होता है कि हम जब ऊष्मा बढ़ाते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं बदलने लग जाती है। देखो ऊष्मा बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी चीज को गर्म करोगे, जैसे कि शांत पानी है, उसके कणों में कम हलचल दिखाई देता है, लेकिन उसको गर्म करो तो वो खौलना शुरू कर देता है, यानी उसके कणों की गति बढ़ जाती है। तो ताप देने से पदार्थ के कणों की गति बढ़ती है। देखो ये बर्फ में क्या हो रहा है, इसके कण पहले शांत है, जैसे जैसे ये उष्मा ले रहा है इसके कणों की गति बढ़ रही है। तो पदार्थ के कणों की जब गति बढ़ती है ना, तो वो ठोस से द्रव अवस्था में जाएगा। और कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो उनको अब बांध के नहीं रख पाएगा, है ना, क्योंकि कणों में इतना गति आ गया है कि वो आकर्षण बल अब काफी नहीं है उनको बांध के रखने के लिए। तो उष्मा देने से कणों की गति बढ़ती है, ठोस से वो द्रव जाएगा। और ज्यादा उष्मा दोगे तो और गति बढ़ जाएगा कणों का, और वो द्रव से किस अवस्था में चला जाएगा? गैस अवस्था में। उल्टा काम करो, तो गैस को शीतलन करो, ठंडा करो, तो कणों की गति कम पड़ेगी, आकर्षण बल उनको अब बांधना शुरू कर देगा, और गैस किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। और ठंडा करो और कण धीमे पड़ जाएंगे, है ना, और शांत पड़ जाएंगे, और आकर्षण बल और अपनी मजबूती दिखाएगा, और द्रव को किस अवस्था में बदल देगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी पदार्थ की अवस्थाएं ताप और दाब के मदद से क्या की जा सकती है? बदला जा सकता है ना। दाब कैसे बदल सकता है? जैसे कि देखो अभी हमने पढ़ा कि जो गैस के कण होते हैं दूर दूर होते हैं, अगर इन पे हम क्या करेंगे? दाब बढ़ा देंगे, है ना, तो ये द्रव अवस्था में जाने लग जाता है। तो ताप या दाब के मदद से पदार्थ की अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं। अब चलो पढ़ते हैं यहाँ पे संगलन। संगलन या इसको हम द्रवण भी कह सकते हैं, है ना। संगलन का मतलब क्या होता है? किसी ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। यानी मेल्टिंग कह सकते हैं इंग्लिश में। कोई भी ठोस जब द्रव में जा रहा है तो इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। जैसे कि देखो ये नारियल का तेल है, धूप में लगते ही बाहर रखते ही ये पिघलना शुरू कर दिया, है ना। तो ये जो ये प्रक्रिया है यही क्या कहलाएगी? संगलन, है ना, या द्रवण। उसी तरह से ये बर्फ देखो कैसे पिघल रहा है, उसी तरह से ये बटर है ना, ये भी पिघल रहा है। तो अगर कोई ठोस अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग संगलन कहते हैं। क्या हर पदार्थ एक जितना ही तापमान पे द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा? नहीं, है ना। ये एगो बाहर निकल गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, यहां से इसको ऐसे कर देते हैं। क्या हर पदार्थ एक तापमान पे वो द्रव अवस्था में जाएगा? तो ऐसा नहीं, है ना। देखो अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान पे द्रव अवस्था में जाते हैं। जैसे कि देखो बर्फ जो है ना 0 डिग्री पे ही क्या होने लग जाता है? पिघलना शुरू कर देता है, यानी वो द्रव अवस्था में जाना शुरू कर देता है। और वही बात करें लोहे, लोहे को अगर पिघलाना है तो 1538 डिग्री तापमान देना पड़ेगा, है ना। वही अगर नमक को पिघलाना है तो 801 डिग्री तापमान देना पड़ेगा। यानी हम देख रहे हैं कि हर पदार्थ का जो ठोस से द्रव में जाने के लिए जो तापमान है अलग अलग चाहिए। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में जाता है उस तापमान को इस पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्ट करने वाला तापमान। तो जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ताप इसका गलनांक कहलाता है ना। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य को दर्शाता है। अब बताओ जिसका गलनांक जितना ज्यादा है इसका मतलब उनके कणों में आकर्षण बल उतना ही क्या है? उतना ही क्या है तुम्हारा? ज्यादा है। बताओ सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके कणों में है? लोहे के कणों में है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे क्या है?
ज्यादा है, वही मोम का गलनांक देखो बदल रहा है। यानी मोम अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए उनका गलनांक भी अलग अलग हो सकता है। 46 डिग्री से लेके 68 डिग्री तक के बीच नहीं, मोम गर्मी में नहीं पिघलता है। मोम का 46 डिग्री से 68 डिग्री है ना। ये हो सकता है हमारे पास ये वाला मोम ना हो, है ना, और गर्मी में ही लगभग कभी काल 46 जाता है। अरे हाँ, तो तब अलग अलग प्रकार के मोम आते हैं, ठीक है ना। हाँ, नारियल का तेल पिघल जाता है गर्मी आते ही, अभी पिघलना शुरू कर दिए है, तो उसका गलनांक थोड़ा कम है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पात्र का तापमान नहीं बदलता है। यानी जब भी अवस्था बदलना शुरू हो जाता है तो पात्र का, यानी जिस बर्तन में जो चीज पिघल रहा है उसका तापमान नहीं बदलता है। इसको ऐसे समझो, एक बर्फ का ये टुकड़ा है और ये किसका है, लोहा का है। दोनों को हमने धूप में रखा, है ना। दोनों को जब हमने धूप में रखा तो हम देखेंगे कि लोहा का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बर्फ का तापमान नहीं बदलता है। सॉरी, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। क्यों? जब भी छुओगे ये तुम्हें ठंडा ही महसूस होगा। जब भी थर्मोमीटर यहाँ पे डालोगे, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, है ना। तो इसका तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका रीजन है कि ये पिघल रहा है। ये क्या कर रहा है? पिघल रहा है, यानी यहाँ पे अवस्था बदलना शुरू हो चुका है। तो यही टॉपिक है कि जब भी अवस्था बदलता है तापमान क्या होता है? नहीं बदलता है, तापमान वहां रुक जाता है बढ़ना, है ना। लेकिन ये क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा 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 जब तक से जितना पर्यावरण का तापमान है, यानी बाहरी दुनिया का जितना तापमान है उतना ही तापमान ये कर लेगा। लेकिन ये अपने तापमान को हमेशा कितना रखेगा? 0 डिग्री ही रखेगा। तो आखिर जो दोनों में जो उष्मा ऊर्जा जा रही है उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये जो उष्मा ऊर्जा ले रहा है ये अपने तापमान को बढ़ाने में खर्च कर रहा है, और ये जो उष्मा ऊर्जा ले रहा है, ये उष्मा ऊर्जा जो ले रहा है, उस उष्मा ऊर्जा का प्रयोग ये कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ने में प्रयोग कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि इसको पिघलाने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, है ना। जब इतना तापमान हो जाएगा तो ये भी पिघलना शुरू कर देगा और इसका भी तापमान अब रुक जाएगा इतना ही, है ना। तो अंतर क्या है कि जब अवस्थाएं बदलना शुरू होती है तो कोई भी पदार्थ जो उष्मा अवशोषित करता है उस उष्मा का प्रयोग तापमान बढ़ाने में नहीं बल्कि कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग करना शुरू कर देता है। तभी तो वो पिघलना शुरू कर दिया, और इसीलिए इसका तापमान क्या होगा? नहीं बदलता है ना। तो दी गई उष्मा, कह रहा है कि दी गई उष्मा जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो तापमान में वृद्धि नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो कह रहा है कि दी गई उष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग होता है, ना कि तापमान को बढ़ाने में, है ना। और यह दी गई उष्मा एक तरह से उस पदार्थ में छुप जाती है। इस उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो जब ये बर्फ उष्मा ले रहा है तो ये अपना तापमान ना बढ़ा के बल्कि कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ रहा है और पिघलना शुरू कर दिया है, और ये तापमान बढ़ा रहा है ताकि इसका तापमान 1538 डिग्री हो जाए। लेकिन वातावरण का तापमान तो उतना कभी होता नहीं है, तो जितना बाहर का तापमान है उतना ही गर्म होकर ये रुक जाएगा। पिघलने के लिए इसको अलग से हमें क्या करना पड़ेगा? और उष्मा देना पड़ेगा। जब जब इसका तापमान 1538 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये पिघलना क्या करेगा? शुरू करेगा, है ना। और ये तो पिघलना शुरू कर दिया, इसीलिए इसका तापमान बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब पढ़ना है एक टॉपिक, संगलन या द्रवण की गुप्त उष्मा, है ना। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। सपोज 1 केजी ठोस हमने ले लिया, है ना। अब इस 1 केजी ठोस को हमें क्या बना देना है? द्रव में बदल देना है। तो कितनी उष्मा यूज हुआ, कितनी उष्मा का प्रयोग हुआ, वो उष्मा ही क्या कहलाएगा? द्रवण की गुप्त उष्मा या संगलन की गुप्त उष्मा। क्यों गुप्त उष्मा कह रहे हैं? क्योंकि ये उष्मा तापमान को नहीं बढ़ाया बल्कि जाके इसमें एक तरह से छुप गया है। हुआ क्या है? कणों की गति बढ़ा दिया है। कणों की क्या बढ़ा दिया है? गति बढ़ाने में उष्मा का प्रयोग हुआ है, ना कि तापमान बढ़ाने में। भाई बताओ, ये इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, जस्ट पिघला है, तो इसका भी तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। बस अंतर क्या है कि इसमें ना थोड़ी उष्मा ऊर्जा ज्यादा है,
तापमान दोनों का जस्ट क्या है, सेम है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस अवस्था में होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस और पानी की दोनों अवस्थाएं हो सकती है ना। 0 डिग्री इस पानी का द्रवणांक होता है, यानी क्या बोलते हैं, गलनांक होता है। 0 डिग्री पे पानी दोनों अवस्थाएं में हो सकता है, यानी 0 डिग्री यानी 273 केल्विन पर पानी के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अत्यधिक होती है। यानी पानी ने उष्मा लेके बना है तो ऊर्जा इसमें ज्यादा है। तापमान तो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। इसका भी तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। इसके कणों की गतिज ऊर्जा कम है, इसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। बस यही अंतर है। अब अगर क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये भी पूछता है कि बताओ 0 डिग्री पे जो बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, कौन ज्यादा शीतलन उत्पन्न करेगा, कौन ज्यादा ठंडा उत्पन्न करेगा? जो बर्फ है, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी उष्मा ले रखा है ना। बर्फ अगर अपने त्वचा पे रखोगी तो तुम्हारे त्वचा का वो क्या लेगा, उष्मा लेगा, है ना। उष्मा लेके वो पिघलना शुरू करेगा, ये ज्यादा शीतलन पैदा करेगा। ये ऑलरेडी क्या हुआ है, पिघल गया है, ये तो उष्मा ले चुका है। तो इसमें उष्मा लेने की क्षमता कम है, इसमें उष्मा लेने की क्षमता क्या है, ज्यादा है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है, उसमें बर्फ सबसे ज्यादा शीतलन क्या करेगा, पैदा करेगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कह रहा है कि पानी का संगलन या द्रवण की जो गुप्त उष्मा होता है इतना होता है ना। 1 केजी बर्फ को पिघलाने के लिए 1 केजी, यहाँ पे पानी हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे बर्फ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बर्फ। बर्फ का संगलन या द्रवण की जो गुप्त उष्मा होता है 3.33 गुणा 10 के पावर 5। ये दशमलव उड़ाओगी तो नीचे 100, 3 3 100 है ना। और यहाँ पे ये कितना जीरो बैठ जाएगा, 5 जीरो। तो 2 जीरो गया काम से, तो 3 3 यहाँ पे कितना जीरो, इतना जीरो। इतना जूल ऊर्जा चाहिए 1 केजी बर्फ को, है ना। जूल पर केजी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,33,000 जूल ऊर्जा चाहिए 1 केजी बर्फ को। यहाँ पे हम 1 केजी बर्फ ही क्यों बोल रहे हैं, अगर 1 केजी का निकाल लेंगे तो 2 केजी का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा। इसीलिए हम 1 केजी के लिए ही परिभाषित कर रहे हैं कि 1 केजी ठोस को पिघलाने में वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई हम नीचे सतह पे यह काम करेंगे ना, सतह पे वायुमंडलीय दाब कितना है उस पे हम ये काम कर रहे हैं। अगर माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ तो वहां दाब कम हो जाएगा, तो हो सकता है वहां पे कम उष्मा की आवश्यकता पड़े, है ना। तो हम जहां पे है वहां पे ना बात करेंगे, तो वायुमंडलीय दाब पर, है ना। उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है वाष्पन। वाष्पन क्या है, किसी द्रव को गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। अब द्रव को गैस बनाना है तो भाई उष्मा तो देना पड़ेगा ना, कणों की गति क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकती हूँ, ताप देकर किसी द्रव को गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है ना। अब वाष्पन देखो, जैसे कि हम यहाँ पे पानी है, इस जो भी मग है इसमें जैसे ही हम गर्म कर रही है, पानी के कणों की गति बढ़ रहा है और वो क्या बन रहा है, तुम्हारा भाप बन रहा है ना। पानी की गैसीय अवस्था को हम लोग भाप कहते हैं। और जिस तापमान पे कोई द्रव गैस अवस्था में जाता है उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। पानी के का जो क्वथनांक होता है, शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ भाई, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जुड़ के किसमें बदला गया है, केल्विन में बदला गया है। यानी 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बनना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, अगर वो शुद्ध पानी है। तो कुछ पदार्थों का यहाँ पे देखो क्वथनांक दिया है, शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नमक का होता है 14 से 65 डिग्री सेल्सियस, और लोहा का क्या होता है, लोहा भी भाप बन सकता है 2862 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहाँ पे इसके बाद एक और टॉपिक रह गया है तुम्हारा, यहाँ पे क्या रह गया है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। सेम परिभाषा वैसे ही बना देना है ना। वहां पे था ठोस, 1 केजी ठोस को द्रव बनाना था, यहाँ पे 1 केजी द्रव को क्या बनाना है, गैस बनाना है। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर, यानी क्वथनांक मतलब जैसे कि पानी जब खौल रहा है तो यहाँ का तापमान क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही ना रहता है। तो इसी तापमान पे, यानी जो पानी का जो क्वथनांक है, हम हमें यहाँ पे केवल पानी के लिए नहीं बोल रहे हैं,
कोई भी द्रव के लिए, बट पानी को लेके हम समझ लेते हैं कि अगर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है तो 100 डिग्री तापमान यहाँ पे बना रहेगा। अब यहाँ पे इस मान लेते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, 1 केजी। तो 1 केजी पूरे पानी को भाप में बदल देना है, थोड़ा सा भी पानी बचना नहीं चाहिए। तो 1 केजी द्रव को पूरा गैस में बदलने पर जितनी जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। देखो, बर्फ जब पिघलेगा, है ना, तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जब भी अवस्था बदलता है तापमान नहीं बढ़ता है। जैसे ही बर्फ पानी बनेगा, तापमान इसका अभी भी क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब इस पानी को जैसे ही गर्म करोगी, ये धीरे धीरे क्या बनना शुरू कर देगा, धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा, और कहां तक बढ़ेगा, क्या 100 डिग्री बढ़ के और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अवस्था बदलना शुरू हो गया। जब भी अवस्था बदलना शुरू होगा, तापमान का बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जैसे ही ये भाप बनना शुरू होगा, पानी का तापमान 100 डिग्री ही होगा, यानी 100 डिग्री से ज्यादा कभी भी यहाँ तापमान पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन अगर तुम्हें मान लेते हैं 100 डिग्री से अत्यधिक तापमान पहुंचाना है, तो क्या करोगी, मैंने बताया था, नमक डाल दो। इसीलिए कभी अंडा उबालना होता है तो नमक डाल दिया जाता है, क्योंकि नमक डालते ही अशुद्ध हो जाता है, और नमक जितना डालोगी उतना ही ज्यादा अब तापमान बढ़ाया जा सकता है ना। तो अब जब तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो अंडे अच्छे से क्या होगा, उबलेगा। इसीलिए अंडा उबालते समय हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, नमक डालते हैं कि उसका क्वथनांक बढ़ जाए, ताकि ज्यादा तापमान वहां बने और अंडे अच्छे से क्या हो जाए, उबल जाए। लेकिन अगर शुद्ध पानी है तो तापमान 100 डिग्री पे ही रुक जाएगा, क्योंकि अवस्था बदलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो अब उष्मा ये ले रहा है, उस उष्मा का प्रयोग कर रहा है कणों को तोड़ने में, और क्या बनने में, गैस भाप बनने में। और तो हम कहेंगे कि जो ये भाप जस्ट बना है उसका भी तापमान क्या रहेगा, 100 डिग्री, और पानी जो यहाँ बॉयल कर रहा है उसका भी तापमान क्या रहेगा, 100 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कौन ज्यादा भयानक तरीके से जला सकता है, भाप जलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उष्मा लेके बना है। भले उसका तापमान नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके कणों में उसमें कुछ उष्मा ज्यादा छुप चुका है। इसी छुपे हुए उष्मा को ही तो हम क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। और यहाँ पे चूंकि वाष्पन हो रहा है तो वाष्पन की गुप्त उष्मा, वहां द्रवण हो रहा है तो द्रवण की गुप्त उष्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 100 डिग्री तापमान पर जल वाष्प के कणों में समान पर 100 डिग्री तापमान पर जल वाष्प के कणों में समान पर पानी की तुलना में, ये थोड़ा सा भाषा में अलग हो गया है, मैं इसको अपने से बोल दे रहा हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाष्प होता है उसके कणों में ऊर्जा अत्यधिक होती है, 100 डिग्री पे जो पानी है। इसीलिए 100 डिग्री पे जो वाष्प है वो ज्यादा भयानक तरीके से हमारे को जला सकता है ना। अगर तुमसे ये भी कोई पूछे कि 100 डिग्री पर पानी किस अवस्था में रहता है, बोलो बच्चा, 100 डिग्री पर दोनों अवस्था में रहता है। उसी तरह से 0 डिग्री पे पानी किस अवस्था में रहता है, ठोस और द्रव अवस्था, दोनों अवस्था में रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है पदार्थ पर दाब का प्रभाव, है ना। तो जरा सा ये थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, समझ लो। वायुमंडल में हवा के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हमारी पृथ्वी एक मोटे परत वायु की परत से ढकी हुई है, और ये वायु पृथ्वी पर हर चीज पे दाब लगाता है, यानी बल लगाता है ना। दाब और बल में क्या अंतर है वो हम भौतिकी में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये हवा का दाब सबसे ज्यादा समुद्र के सतह पे होता है ना। देखो ये उठा हुआ भाग है और ये धंसा हुआ भाग है, और ऊपर तक ये हवा है। तो ज्यादा हवा यहाँ पे ना दाब लगाएंगी, है ना, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है तो कम दाब लगाएंगी। तो समुद्र के सतह पे हवा सबसे ज्यादा दाब लगाती है ना। और यह दाब वायुमंडल, देखो, अरे बस अब खत्म होने वाला है। समुद्र के सतह पे लगने वाले दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इसको 1 एटीएम द्वारा दिखाते हैं, है ना। समुद्र के सतह पे जो हवा दाब लगा रहा है वो 1 एटीएम दाब माना जाता है। और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। वो क्या होता है तुम्हारा, पास्कल होता है। दोनों में क्या संबंध है, दोनों में संबंध है कि जो 1 एटीएम दाब होता है बहुत ज्यादा दाब होता है, और ये कितना पास्कल के बराबर होता है, इतना 1.01 10 के पावर 5। दशमलव उड़ाओगी तो क्या हो जाएगा, 101 नीचे 100, ये 5 मतलब कितना, ये 2 जीरो गया, यानी 10100 पास्कल। इतना ज्यादा दाब लगेगा ना एसआई मात्रक में, तो ये दाब वायुमंडलीय दाब के 1 एटीएम के बराबर होगा, ये याद रख लेना। उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण।
देखो, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण क्या होता है? देखो, कोई भी पदार्थ को गर्म करोगी तो ठोस से किस अवस्था में जाएगा? कणों की गति बढ़ेगा, द्रव, और गर्म करोगी और कणों की गति बनेगा, क्या बनेगा? गैस, है ना? लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में जाते ही नहीं, ठोस से सीधे गैस में जाते हैं, है ना? या गैस से सीधे ठोस में जाते हैं, यानी उनका द्रव अवस्था नहीं होता है ना? किसी विशेष स्थिति में द्रव अवस्था नहीं होता है। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अगर कोई ठोस बिना द्रव में गए, बिना सीधे गैस में जाता है तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना? उसी तरह से निक्षेपण क्या होता है? कोई भी गैस बिना द्रव में गए सीधे ठोस में जाता है ना? देखो इधर, कोई भी द्रव, कोई भी गैस बिना द्रव में गए सीधे ठोस में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण। किन किन पदार्थों का, किन किन पदार्थों का ये संभव है? तो उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, ठोस से सीधे द्रव में जाएगा, द्रव से सीधे ठोस में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन, अरे जो कपड़ों में रखा जाता है ना? और आयोडीन और कपूर, ये ऐसे पदार्थ है जो सीधे ठोस से द्रव या द्रव से सीधे गैस में जाते हैं, है ना? लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे दाब और ताप क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। दाब और ताप जब क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, तो इसके कणों के बीच में दूरी कम होने लग जाता है और ये गैस से सीधे किस अवस्था में चला जाता है? ठोस अवस्था में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। क्यों शुष्क बर्फ कहते हैं? क्योंकि ये बिना द्रव में गए अब सीधे क्या बन जाएगा? गैस। यानी हमारा जो ठोस, हमारा जो बर्फ होता है, हमारा क्या सबका, है ना? तो वो क्या होता है कि पहले द्रव में जाएगा फिर वो गैस में जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है, बिना द्रव में गए यानी बिना गीला हुए सीधे गैस बनता है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। समझ में आ गया? तो किसी भी, देखो, किसी भी पदार्थ, सुनो, किसी भी गैस को अगर तुम्हें क्या करना है, अवस्था बदलना है, तो उस पे दाब बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम क्या करती हो, अगर तुम दाब बढ़ाते हो तो आपस में कण टकराएंगे और उष्मा पैदा होगा और वो उष्मा इनको और फैलाना शुरू कर देगा। तो किसी भी गैस को याद रख लेना, अगर द्रव बनाना है तो दाब बढ़ाने के साथ साथ इसे ठंडा करना पड़ेगा, यानी इसका ताप भी गिराना पड़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ाने की प्रक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है और वो उष्मा इसको फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए दाब तो बढ़ाओ लेकिन उसका तापमान भी क्या करना है? गिराना है ना? आपने अभी तक से क्या सीखा? यहां से कहानी स्टार्ट होती है। किसी भी ठोस को गर्म करोगी, कणों की गति ऊर्जा बढ़ेगा और वो द्रव में जाएगा, इस प्रक्रिया को संगलन कहेंगे। और द्रव को ठंडा करोगी तो कण शांत होंगे, उनमें आकर्षण बल बढ़ेगा, है ना? आकर्षण बल पहले से मजबूत होना शुरू करेगा। हाँ हाँ, तो वो जमना शुरू करेगा और वो क्या बनेगा? अरे पानी को ठंडा करती हो तब है ना ठोस बनता है जी, है ना? अब द्रव को गर्म करोगी तो और कणों की गति बढ़ेगा, वो क्या बनेगा? गैस बनेगा, इसको वाष्पन कहेंगे, है ना? और गैस को ठंडा करोगी तो संघनन कहलाएगा और वो क्या बनेगा? द्रव। संघनन के थ्रू ही तो बादल बनता है। नदी तालाबों से पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है, ऊपर तापमान गिर जाता है और वो संघनित होकर क्या बनता है? द्रव बनता है ना? और कुछ ऐसे पदार्थ है जो सीधे ठोस से गैस में जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में जाते हैं, उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। किसी द्रव को गर्म करो, ताप दो, तो वो उसके कणों में गति बढ़ेगा, है ना? जब उसके कणों में गति बढ़ेगा तो जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाएगा। अब मान लेते हैं कि देखो, तापमान देने से क्या होता है? कणों की गति बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और जो बल उनको बांध के रखे हुए था, अब वो नहीं रख पाता है, क्योंकि इतना कण में इतना ज्यादा गति आ जाता है कि वो बल अब कमजोर पड़ने लग जाता है। मतलब बल तो उतना ही रहता है, आकर्षण जो बल है वो उतना ही रहता है, गति इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जितना आकर्षण बल है वो अब उनको बांध के नहीं रख पाता है। कण एक दूसरे को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं और ऐसी अवस्था में क्या बनने लग जाता है? कोई द्रव गैस बनना शुरू हो जाता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वाष्पन। वाष्पन हमेशा किसी निश्चित तापमान पे होता है, याद रख लेना। जैसे पानी जब गैस बनेगा, पानी जब भाप बनेगा, हमेशा 100 डिग्री पे होगा। अगर वो शुद्ध पानी है तो हमेशा कितना डिग्री पे होगा? 100 डिग्री पे होगा, है ना? लेकिन लेकिन कुछ ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें पानी 100 डिग्री के नीचे ही भाप बनना शुरू कर देता है। अच्छा बताओ,
अभी कुछ दिन पहले तुम लोग आ रहे थे तो ये पूरा ये सामने वाला डूबा हुआ था, ये जो सामने बालू या गाड़ी रखी है पूरा डूबा हुआ था। ये पानी कहाँ गया? कुछ पानी तो नीचे जमीन में चला गया होगा रिस रिस के, कुछ पानी उड़ गया होगा। क्या तापमान कभी भी 100 डिग्री होता है हमारे पर्यावरण का? इतना तापमान हो जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, कोई पेड़ पौधा जिंदा ही नहीं रहेगा। अरे खूब गर्मी आएगा तो 50 जाएगा, तो 100 डिग्री तो तापमान हो नहीं रहा है, फिर भी पानी कहाँ जा रहा है? इसका मतलब यह है। अच्छा, कपड़े क्यों सूख जाते हैं? कपड़े क्यों सूख जाते हैं? पानी उसका कहाँ चला जा रहा है? तो इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री के नीचे भी कुछ द्रव मतलब द्रव भाप बनते हैं, गैस बनते हैं। 100 डिग्री के नीचे भी भाप बनते हैं, है ना? तो जब अच्छा 100 डिग्री क्या कहलाता है? पानी 100 डिग्री पे जब भाप बनता है तो 100 डिग्री पानी का क्या कहलाता है? क्वथनांक। जिस तापमान पर है ना, जिस तापमान पर कोई द्रव गैस बनता है वह तापमान उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक। इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी की जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर कोई द्रव अपने क्वथनांक के नीचे के तापमान पे ही गैस बन रहा है तो यह घटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। देखो वाष्पन क्या होता है? एकदम एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री पे होगा। जैसे पानी की अगर हम बात करें तो पानी कभी भी भाप बनेगा तो 100 डिग्री पे बनेगा, है ना? हमने देखा। लेकिन पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर भी भाप बनता रहता है, वाष्प बनता रहता है ना? इसी घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तभी तो अगर तुम एक प्लेट में पानी रखो, उस पानी को छत पे रख दो, 2-3 दिन में वो पानी खत्म हो जाएगा। वो पानी कहाँ गया? वो पानी हवा में चला गया। कहाँ चला गया? हवा में चला गया। क्या वहां का तापमान 100 डिग्री था? बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब यह है कि पानी 100 डिग्री पे वाष्पित होता है, लेकिन 100 डिग्री के नीचे भी वो भाप धीरे-धीरे बन रहा है। तो कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, जितना पे वो भाप बनता है उससे कम तापमान पर भी अगर वो भाप गैस में जा रहा है, गैस की अवस्था में जा रहा है, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाष्पन और वाष्पीकरण में मुख्य अंतर क्या है? जो वाष्पन है हमेशा एक निश्चित तापमान पे होगा। जैसे पानी की बात करें तो हमेशा 100 डिग्री पे होगा, है ना? लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो जाएगा। सर्दियों में भी कपड़े सूख जाते हैं। पानी कहाँ चला जाता है? यानी वहां पे भी पानी भाप बन रहा है ना? तो मुख्य अंतर यही है। जो वाष्पीकरण है किसी भी तापमान पे होता है, चाहे 10 डिग्री तापमान हो, चाहे 20 डिग्री तापमान हो, कोई भी द्रव धीरे-धीरे गैस का रूप लेता है और यही कारण है कि नदी, नाले सब सूख जाते हैं। पानी की किस घटना के कारण सूख जाते हैं? वाष्पीकरण की घटना के चलते। क्वथनांक के कम तापमान पर, क्वथनांक से भी कम तापमान पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, है ना? तुम अपने मतलब मान लेते हैं परफ्यूम मार रही होती है, तो स्किन पे जो परफ्यूम जाता है कुछ ही समय बाद उड़ जाता है। ये कौन सी घटना है? वाष्पीकरण है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम गर्मियों में छत पे पानी छिड़कते हो ठंडा होने के लिए, पानी धीरे-धीरे उड़ जाता है, कौन सी घटना हो रहा है? क्या वहाँ का तापमान 100 डिग्री है? नहीं, फिर भी पानी कहाँ गया? इसका मतलब 100 डिग्री जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर ही पानी भाप बनना शुरू करता है, तो ये घटना वाष्पीकरण कहलाती है। अब दोनों में अंतर ये है कि जो वाष्पन है हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, वाष्पीकरण जो हो रहा है किसी भी तापमान पे होगा, 100 डिग्री के नीचे किसी भी तापमान पे हो सकता है ना? दूसरा अंतर है यह है कि जो वाष्पन है ना पूरे पानी में होगा। अगर पानी को तुम गर्म करोगी, जैसे ही इसका तापमान 100 डिग्री पहुंचेगा, पूरा पानी इसमें से ही वाष्पन होना शुरू होगा। लेकिन जो वाष्पीकरण है हमेशा ऊपरी सतह पे होता है। कहाँ पे होता है? ऊपरी सतह पे। कैसे होता है? सपोज ये पानी है, हवा आ रहा है, ऊपर वाले जो कण है ना, नीचे वाले कण के तुलना में थोड़ा ज्यादा गति करते होते हैं, है ना? पानी के जो ऊपर वाले कण है, समझो ध्यान से, पानी के जो ऊपर वाले कण है ये थोड़ा ज्यादा गतिज ऊर्जा रखते हैं। किसके तुलना में? इनके नीचे वाले कण के तुलना में। जैसे ही हवा आएगा, हवा इन कणों को अपने साथ क्या कर लेगा? उड़ा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा और धीरे-धीरे ऊपर से पानी कम होता चला जाएगा। यानी वाष्पीकरण हमेशा ऊपरी सतह पे होता है और वाष्पन पूरे पूरे पानी या उस पूरे द्रव के अंदर होता है ना? और ये हमेशा वाष्पन जो है थोड़ा-सा तेज प्रक्रिया है ना? और वाष्पीकरण क्या है? एक धीमा प्रक्रिया है, धीमे-धीमे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? देखो, इस तरह से, ये पानी धीरे-धीरे उड़ेगा, ऊपर का लेयर उड़ा, फिर जब ऊपर का लेयर उड़ गया, तो जो नीचे वाला लेयर है फिर ऊपर आ जाएगा। तो उनके कणों में थोड़ा गति ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर है तो थोड़ा आकर्षण कम है। फिर हवा उनको उड़ा के ले जाएगा, फिर हवा उड़ा के ले जाएगा। एक समय आएगा कि पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना? इसके बाद हमें पढ़ना है, अब देखो वाष्पीकरण कभी भी होता है। अच्छा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वाष्पीकरण किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अच्छा, तुमने देखा होगा, अगर किसी कपड़े को बिना पसारे, बिना फैलाए ऐसे लटका दो और एक उसी कपड़े को एक बार ऐसे फैला के लटकाओ, किस समय जल्दी सूखेगा? यानी ये सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना फैला हुआ होगा उतना ही ये हवा के क्या आएगा, हवा के क्या आएगा, संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में, है ना? उतना ही ज्यादा यहाँ से पानी के कण हवा के साथ चले जाएंगे और उतना ही तेजी से ये कपड़ा क्या करेगा, सूखेगा। यानी जितना सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण की घटना होगी, है ना? अब तुम मुझे यह बताओ, अगर तुम्हें तुम्हें अगर अगर हम इस तरह के सपोज, इस तरह के मतलब एक बर्तन में पानी रख के दे दे, या छत पे हम ऐसे एक बर्तन में पानी रखें और एक इसमें पानी रखें, कौन जल्दी सा पानी उड़ जाएगा? दोनों में एक ही लीटर पानी है, मान लेते हैं दोनों में एक ही लीटर पानी है, तो कौन पहला वाला, ए की बी? ए, तो ए जल्दी उड़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है, कम है। उसी तरह से वाष्पीकरण तापमान पे भी निर्भर करेगा। बताओ सर्दियों के दिन में कपड़े जल्दी सूखेंगे कि गर्मी के दिन में? अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगी तो ये कपड़ा क्या है, छाया में है, और ये कपड़ा क्या है, धूप में है। कौन जल्दी सूखेगा? यानी क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होगा, यहाँ तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे छाया है। तो तापमान ज्यादा, जितना ज्यादा तापमान रहेगा उतना ही कण तेजी से गति करेंगे, और जिस जहाँ पे कणों की गति तेज होगी वहां तेजी से वो हवा के साथ क्या होंगे, है ना? हवा के साथ फूर होंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में कपड़ा जल्दी सूखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से तब यहाँ पे वायु के गति पे भी देखो, ये केस थोड़ा सा उल्टा है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। देखो, सतह बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? अब वायु की गति पे भी निर्भर करेगा। वायु की गति बढ़ेगा, बताओ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे दो कपड़े हैं, यहाँ पे तेज हवा बह रहा है, यहाँ पे हवा बह ही नहीं रहा है, कौन जल्दी सूखेगा? तेज हवा वाला। जितना तेज हवा होगा उतना जल्दी जल्दी पानी को लेके जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वायु के गति पे भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। वही वाष्पन इन चीजों पे निर्भर नहीं कर रही थी, वाष्पन, उसको तो तापमान चाहिए था कितना, 100 डिग्री, है ना? वाष्पीकरण वाष्पीकरण की जो घटना है, वाष्पीकरण की जो घटना है वायु की गति पे भी निर्भर कर रही है। तेज हवा में जल्दी कपड़े सूखेगा। अब लास्ट बच गया, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इसलिए अलग कर दिया क्योंकि इन तीनों में जरा ध्यान से देखो, ये बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण की घटना क्या हो रही है, बढ़ रहा है। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी हवा में पानी की मात्रा कितना है। अभी मैंने बताया कि हवा में पानी भी होता है ना? बताओ बरसात के दिन में हवा में पानी ज्यादा होगा कि गर्मी के दिन में? बरसात के दिन में हवा में पानी ज्यादा होगा, यानी हम बोलेंगे कि बरसात की जो हवा होती है आर्द्र हवा होती है ना? और जो गर्मी की जो हवा होती है वो शुष्क हवा होती है, यानी ड्राई एयर होती है, उसमें पानी होता है, पानी तो होगा ही लेकिन कम पानी होगा। अब बताओ, जिस हवा में पानी पहले से ही ज्यादा है, क्या वो पानी सोखेगा क्या? नहीं सोखेगा। यानी बरसात के दिन में हवा में आर्द्रता ज्यादा होती है, इसलिए बरसात के दिन में कपड़े जल्दी सूखेंगे कि गर्मी के दिन में? देखो, धूप वगैरह उस दोनों में सेम है। बरसात में क्या है कि हवा में नमी ज्यादा है ना? तो जिस हवा में नमी ज्यादा है वो पानी कम ऑब्जर्व करेगा, पानी कम अवशोषित करेगा, है ना? और जिस हवा में, जो हवा शुष्क है वो ज्यादा पानी, वो तो भूखी है भाई, उसको पानी चाहिए। तो ये बताओ कौन सा कपड़ा, ये देखो बादल लग रहा है, बारिश हो रहे हैं, या बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल लग रहा है और बरसात का दिन है, और ये क्या है, गर्मी का दिन है। तो ये कपड़े जल्दी सूखेंगे कि ये कपड़े, गर्मी के दिन वाले? हाँ, तो यहाँ पे उल्टा कहानी है। अगर हवा में नमी बढ़ रहा है, हवा में आर्द्रता बढ़ रही है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। बाकी के साथ सीधा रिश्ता नाता है, ये बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो घटेगा, उल्टा रिश्ता नाता है। आर्द्रता के साथ क्या है, उल्टा रिश्ता रिश्ता नाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें चलो पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है वाष्पीकरण ठंडक उत्पन्न करता है। वाष्पीकरण क्या करता है तुम्हारा, ठंडक उत्पन्न करता है ना? जब भी वाष्पीकरण होता है किसी द्रव का
तो ठंडा लगता है। कैसे? मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ, तुम घर पे इसको महसूस कर सकती हो। जब तुम नहा के पंखे के सामने आते हो तुम लोग, है ना, तो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर पे जो पानी होता है, अभी तुमने पढ़ा कि जब पंखा चल रहा है, हवा की गति तेज है, तो वाष्पीकरण क्या होगा वहाँ पे? तेज होगा, है ना? तो अब ये पानी उड़ेगा, पानी जब उड़ेगा, पानी जब ये उड़ेगा तो तुम्हारे शरीर के तापमान को अवशोषित करेगा, जिससे कि तुम्हें क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। अगर तुम्हारे शरीर के तापमान को कोई चीज अवशोषित कर रहा है, तो तुम्हारा शरीर का तापमान गिरेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। तो वाष्पीकरण कहीं पे भी होगा, वहां ठंडक उत्पन्न होती है। यानी वाष्पीकरण, सपोज ये कोई सतह है, सपोज तुमने अपने छत पे पानी छिड़का ठंडे होने के लिए, है ना, तो ये पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उड़ेगा। तो जब ये पानी उड़ेगा तो ये तापमान, यानी यहाँ से उष्मा ऊर्जा अवशोषित करेगा। क्या करेगा? यहाँ से उष्मा को अवशोषित करेगा और ये अपने तापमान को बढ़ाएगा और ये वाष्पित वाष्पित होगा, है ना? तो ये कहीं पे भी वाष्पीकरण होगा तो वहां पे थोड़ा बहुत ठंडक उत्पन्न होती है। यानी वाष्पीकरण जब कभी भी घटित होती है तो ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जिस सतह पर होती है उससे उष्मा अवशोषित करती है। वहां से क्या अवशोषित करती है? उष्मा, है ना? इसीलिए जैसे ही अगर तुम स्प्रे मारते हो, है ना, तो वहां ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि स्प्रे का तेजी से वाष्पीकरण होता है, और जब ये वाष्पीकरण जब होता है तो वहां से शरीर से उष्मा लेके जाता है, और जब वहां से उष्मा लेके जाएगा तो वहां क्या लगेगा? ठंडा ही तो लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? छत पे जब तुम पानी छिड़कते हो, ये पानी वाष्पित हो जाता है, तो इसको उष्मा चाहिए। उष्मा कहाँ से लेता है? छत के। तो छत के जब उष्मा को लेके ये उड़ेगा, वाष्पित होगा, तो छत के तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा। धीरे धीरे छत क्या होने लग जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कई बार कि मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है? अगर यहाँ पे तुम किसी धातु का बर्तन ले लो, जैसे कि जस्ते का या कोई स्टेनलेस स्टील आता है उसका ले लो, उसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें पानी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। बताओ ऐसा क्यों? हाँ देखो, मटके में क्या होता है? सही पकड़ी है। मटके में क्या होता है? छेद होता है। वो छेद हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना? बहुत नन्हे मुन्ने छेद होते हैं। इन छिद्रों से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता रहता है ना? और वो पानी क्या होता है? वाष्पित होता है। क्या होता है? और जब पानी वाष्पित होगा तो क्या लेगा, है ना? उस पानी का वाष्पीकरण होगा तो इस मटके की जो गर्मी है, मटके में जो उष्मा है उसको अवशोषित करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? जितना तेजी से वाष्पन होगा, जितना गर्मी पड़ेगा उतना ही तेजी से वाष्पीकरण होगा। अभी तुमने पढ़ा तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा। तो जितना गर्मी पड़ेगा उतना तेजी से वाष्पीकरण होगा, और जितना तेजी से वाष्पीकरण होगा उतना ही तेजी से यहाँ उष्मा ले लेके वो उड़ेगा, और उतना ही तेजी से इसका तापमान क्या होगा? गिरेगा। यानी मटके में पानी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी बाहर आ जाते हैं, और उस पानी का तेजी से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के चलते वो मटके के उष्मा को अवशोषित करता है, और इसलिए मटके के तापमान में गिरावट देखने को मिलता है, और ये धीरे धीरे इसका पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना? अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें गर्मा गर्म दूध पीना है या ठंडा दूध पीना है, ठंडा करके दूध पीना है, तो कप में ज्यादा पीना पीना मतलब कप में पियोगे तो जल्दी ठंडा होगा कि प्लेट में? देखो ये प्लेट में पी रही है और ये कप में पी रही है, मुंह जर गया, जीभ बाहर निकाल दी है ना? हैं? ठीक है ना? ये आनंद से पी रही है। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या अंतर है? देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल क्या है? कम है। अभी तुमने पढ़ा जितना ज्यादा सतह होगा, है ना, उतना तेजी से वाष्पीकरण होगा, और जितना तेजी से वाष्पीकरण होगा उतना तेजी से तापमान में क्या आएगा? गिरावट आएगा। तो अगर तुमने देखा होगा कि घर में जब मम्मी जल्दी जल्दी में होते हो और चावल बना के खाना होता है, तो चावल ऐसे निकाल के क्या कर देती है? फैला देती है। तो फैलाने से सतह बढ़ गया। भले मम्मी को ये विज्ञान नहीं पता है, लेकिन अब जाके विज्ञान समझाना मम्मी को कि फैलाने से क्या हो रहा है कि तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण होने के चलते वहां की उष्मा में तेजी से क्या हो रहा है? गिरावट आ रहा है ना, जिससे कि वो तेजी से ठंडा हो रहा है। तो प्लेट में तेजी से ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मा गर्म दूध का आनंद लेना है, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेना है, तो किसमें पीना अच्छा रहेगा? कप में, क्योंकि यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, तो उष्मा में गिरावट कम आएगा, यानी वो लंबे समय तक गर्म बना रहेगा। बताओ, कूलर क्यों ठंडा हवा देता है? कूलर ठंडा हवा इसलिए देता है क्योंकि इधर इसके दीवालों से पानी गिरता रहता है, पीछे से भी और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से भी। जब ये पानी गिरता है तो इसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। जितना गर्मी होगा उतना तेजी से वाष्पीकरण होगा, और उतना ही ज्यादा तापमान इसके अंदर के हवा की जो तापमान है गिरना शुरू हो जाएगा, है ना? भाई जिस सतह पे होगा वहीं से तप वो क्या लेगा? उष्मा लेगा।
तो जब इसके दीवारों से ऐसे पानी गिरता है तो यहाँ वाष्पीकरण होता है ना, जिससे कि तापमान में गिरावट आता है, अंदर की हवा ठंडी हो जाती है। वही ठंडी हवा ये क्या करता है, तुम्हें देता है। समझ में आ गया ना, कूलर कैसे ठंडा हवा देता है। तो वो ठंडा हवा ही देगा। धूप में चलाओगी तो और ठंडा हवा देगा, लेकिन अब धूप में तुम रहोगी तो तुम्हें भी तो धूप गर्म कर रहा है ना, इसलिए तुम्हें गर्मी लगेगा, है ना। वो तो ठंडा हवा देगा ही। हाँ, तो गर्म हवा धूप में देने लग जाता है। हाँ, तो घर में हवा रिफ्रेश नहीं ना होता है। कूलर इसीलिए बाहर वाले जो कूलर लगे रहते हैं ना, जो घर के बाहर जंगले में, वो ज्यादा ठंडा हवा देते हैं। बात समझ में आ गई ना। आप खिड़की बंद कर लो, उसी में कूलर रख लो, तो क्या देगा वो, वही हवा बार बार देगा, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के दिन में हमें सूती के कपड़े क्यों पहनना चाहिए। सूती के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, बताओ। सूती के कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए, है ना। और श्वेत कपड़े क्यों पहनना चाहिए। देखो, श्वेत कपड़े इसलिए पहनना चाहिए, हाँ वही उजला, उजला कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए कि उजला कपड़ा अधिकतम प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अगर तुम गर्मी में काला कपड़ा पहनोगी तो काला कपड़ा सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। तो अगर काला कपड़ा पहनोगी तो प्रकाश अवशोषित करेगा, तो गर्मी खूब पैदा करेगा। श्वेत कपड़ा पहनोगी तो क्या करेगा, अधिकतम प्रकाश को वो परावर्तित कर देगा। एक तो ये रीजन है। और सूती का कपड़ा पहनने का क्या मतलब है, सूती का कपड़ा पसीने को सोख लेता है ना। सूती का कपड़ा अब ये प्लास्टर का कपड़ा, इस पे पानी डालो नहीं सूखेगा ये। और सूती का कपड़ा क्या करेगा ना कि पानी सोख लेता है ना। तो जब पानी सोखेगा मतलब तुम्हारा पसीना सोख लेगा। अगर गर्मी में तुम्हें पसीना आएगा तो वो पसीना क्या करेगा, सोखेगा। और जब पसीना सोख लेगा तो अब वो पसीना ऐसे क्या होगा, वाष्पित होगा। अरे पसीना में पानी ही तो होता है और नमक होता है, तो पसीना में जो पानी है वो वाष्पित होगा। जब ये वाष्पित होगा तो इसको तापमान उष्मा चाहिए। कहां से उष्मा ये लेगा बताओ, शरीर से लेगा। तो शरीर से जब ये उष्मा लेगा तो शरीर का तापमान गिरेगा, शरीर का तापमान, हाँ उस समय अच्छा लगे। पसीना जब उड़ता है, हवा बहता है तो कितना ठंडा लगता है। हाँ ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि जो पसीना में जो पानी है उसका क्या हो रहा होता है, वाष्पीकरण हो रहा होता है। और वाष्पीकरण होने के चलते शरीर से वो उष्मा लेगा, जिससे कि तुम्हारे शरीर का तापमान क्या होगा, गिरेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें ठंडा लगेगा। तो इसीलिए सूती, वही अगर प्लास्टर के कपड़ा पहनोगी तो पानी सूखेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये पूरे देख लो, इतने सारे क्वेश्चंस वाष्पीकरण से आते हैं कि कूलर ठंडा हवा क्यों देता है, हमें अगर गर्मा गर्म दूध पीना है तो कप में क्यों पीना चाहिए, है ना। स्प्रे मारते ही हमें ठंडा क्यों लगता है, मटके में पानी क्यों ठंडा लगता है, गर्मियों में हमें सूती के कपड़े क्यों पहना। किसको, धूप में रखोगे उससे मतलब नहीं है, अंदर का पानी ठंडा रहेगा, है ना। धूप में देखो, अब हो सकता है कि धूप में ठंडा हो, और हो सकता है कि तब, हाँ इसलिए लगाते हैं उसका। हाँ देखो, तुमने बोला कि मटके वाले क्यों लगाते हैं, तो मटके वाले यहाँ पे घोड़ी इसलिए लगाते हैं, उस पे पानी डालते हैं तो और तेजी से वाष्पन होगा ना। वो वाष्पीकरण बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए। तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, पानी डालते रहते हैं, बाहर से वाष्पीकरण होता रहेगा, और इसलिए अंदर का तापमान क्या होता रहेगा, गिरते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, डायरेक्ट धूप में रखोगी, मान लेते हैं ढक्कन खोली हटाई, या उसमें से भी थोड़ा बहुत डायरेक्ट सन का प्रकाश जाने से हो सकता है कि अंदर का तापमान बढ़ा है, ठंडा कर रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो फिर ये एक असर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है।